हो गया? लावा? तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे यार, एम्पायर ऑफ आर्ट्स क्लासेस में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज़ा ना बहुत दिनों बाद, है ना? बड़ी दिनों के बाद आज आपसे एक बीच में लाइव आए और आपको हम बता दें, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। काव्य और गद्य दोनों का संपूर्ण आप लोगों के बीच में सब्जेक्टिव लेके आए हैं। याद रखिए ये क्लास से आपका हमको लगता है जहाँ तक कि ये सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव में जुड़िए और जुड़ने का कोशिश कीजिए और बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे क्योंकि आपको आपके सर पे यकीन है और देखते हैं हमारे लाइव क्लास में आने का कोशिश कीजिए। बहुत दिनों के बाद यकीन कीजिए अभी 3-4 दिन मेरे पास में है वक़्त और आप लोगों को हिंदी में बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा देंगे। तो आइए मेरे लाइव क्लासेस में आप लोगों को हम पढ़ाते हैं आज बेहतरीन तरीके से। आप लोग अगर मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। अपने दोस्त, यार, मित्र सबको बतला दीजिए कि आपका अरबाज़ सर आ चुका है और एक बेहतरीन क्लास लेके यकीनन के साथ कहते हैं कि आपको इतने बेहतर से अभी पढ़ा देंगे। 100 क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है 100 क्वेश्चन कराएँगे यहाँ से और 100 क्वेश्चन में हमको लगता है बस ये वीडियो देखने के बाद उसके बाद आप लोगों को ये पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक बार देख लेते हैं मेरे कितने भाई लोग आए हैं क्लास, ठीक है? तो ज़्यादा हम लंबा क्लास नहीं करेंगे, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सर ठीक है, लेके आएँगे। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आप लोग ठीक-ठाक हैं? आप एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, बात कम करेंगे। हेलो सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, क्लास आज थोड़ा लंबा होने वाला है, 1 डेढ़ घंटा क्लास चलेगा क्योंकि हम लोगों को आज 100 क्वेश्चन पढ़ना है। आज मेरा मेरा जो है ना फर्स्ट डे है और देखते हैं आप लोग कब तक साथ देते हैं। आप सर के कितने करीब हैं आप लोग देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो क्या शुरू करें? आप लोग कमेंट कीजिए तो शुरू करते हैं क्या? है ना? आप लोग वो शायरी सुने हैं ना? हमेशा कभी-कभी याद आता है कि बदल जाओ वक़्त के साथ या वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मेरे दोस्त अभी मत देखिए क्या चीज़ है नहीं है, जो है आपके पास में उसी चीज़ को लेके चलना सीखिए। तो चलिए मैं आप सभी को एम्पायर ऑफ आर्ट्स क्लासेस में आज का इतना बेहतरीन तरीके से क्लास पढ़ाएँगे, है ना? प्लीज़ सर एक बार मेरा नाम लीजिए, है ना? शमशाद हाँ, हेलो ठीक है। तो चलिए आप लोगों को थंबनेल देखने के लिए मिलता होगा। आज जो हम पढ़ाएँगे आप लोगों के बीच में काव्य खंड, उसके बाद गद्य खंड, ये हिंदी कहानी और कविता का संपूर्ण सब्जेक्टिव जिसमें आपको तकरीबन 100 क्वेश्चन लेकर आए। ये क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, फिर से एक बार कहना चाहते हैं आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास में अरबाज़ सर हमेशा के लिए आप सभी के बीच में आ सके। तो चलिए बगैर हम लोगों समय गँवाए हुए अब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है सर? ठीक, ये बात है, ठीक ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। देखने के लिए मिलता होगा सब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, पढ़ने का कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे नन्हे-मुन्ने एक अच्छे से मित्र। देखिए, क्वेश्चन तो देखने के लिए आ गया होगा ना, आ जाओ और आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, यकीनन के साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ा देते हैं। आइए, तो आज चलेगा, है ना? सब चीज़ होगा, मज़ा करेंगे, 1 डेढ़ घंटा का क्लास होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखने का कोशिश कीजिए। कहता है, जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल होने के लिए नहीं चाहता था? देखिए, कहता कम्युनिस्ट पार्टी उस समय हमारा जब देश ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, तो उसी समय जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो था, वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। उसका मानना था, हम गुलाम पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। यही बात वो यहाँ पे लिखा होगा देखो। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने उन्होंने लेनिन से यह सीखा था कि जो देश गुलाम है उनके प्रति उसके प्रति कम्युनिस्ट लोग नहीं रहे हैं। वो असली कम्युनिस्ट नहीं है इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता था। उन्होंने लेनिन लेनिन ने उसको बतला दिए थे और लेनिन ने बतलाए थे कि कम्युनिस्ट पार्टी वो पार्टी है जो अंग्रेजों को बात को मानता था। इसलिए जयप्रकाश नारायण जिसको हम लोग लोकनायक के नाम से भी जाना जाते हैं, इसलिए उन्होंने उस पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं चाहता था।
क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का ही उद्देश्य था अंग्रेजों को आगे बढ़ाना, इसलिए जयप्रकाश नारायण इसमें भाग लेने के लिए नहीं चाहता था। पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिल जाएगा मेरे प्यारे और अच्छे। देखिए कहता है क्वेश्चन है, धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है। धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। क्या होता है बोलो तो, धांगड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है मजदूर, भाड़े का मजदूर। तो वहां देखना धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो तो भाड़े का मजदूर होता है। आगे हम लोग बढ़ने का कोशिश करते हैं। देखो कहता है कि डायरी क्या है। देखो डायरी किसे कहते हैं। आज हम लोग को दुख होता है, ध्यान सुनने की कोशिश करना। डायरी हम लोग अपने डायरी आजकल नहीं बनाते हैं। आजकल के युवा पीढ़ी, अभी न्यू जनरेशन के बच्चा जो है डायरी नहीं लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके फोन आ चुका है ना। वीडियो अटक तो नहीं रहा है। ठीक। तो चलिए वीडियो हटके बाद बोलिएगा। देखिए कहता है कि डायरी किसे कहते हैं। देखिए पहले के लोग डायरी लिखा करता था, पहले के लोग अपने दिनचर्या को लिखते थे, लेकिन आजकल आज हम लोग डायरी नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मेरे पास सब चीज आ गया, मोबाइल है, सब चीज है। लेकिन डायरी को लिखना चाहिए, उससे लिखने का आपका एक्सपीरियंस होगा, आप अपना समय दे पाइएगा। तो डायरी किसे कहते हैं। डायरी जब कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या को क्रमबद्ध तरीके से लिख देता है, उसी को क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। जैसे पुराने जमाने के लोगों को किताब कॉपी कलम मिलता है, जैसे आप किसी के यहाँ दादा होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे, वो अपने जमाने में लिखता होगा सारे बात को, अपने जीवन कथा, उसी को तो डायरी कहते हैं। वही यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। डायरी किसे कहते हैं मेरे दोस्त। देखो डायरी कहता है जब कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या, दिनचर्या का मतलब दिन भर में वो क्या काम किया है ना, क्या काम किया। तो आप लोग भी क्या क्या काम करते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या काम करते हैं दिन भर में। जो काम करते हैं ना उसको कर्मवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, तिथि के अनुसार लिखता है, उसी को क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में डायरी किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या को क्रमबद्ध तरीके से तिथि के जरिए, तिथि मतलब डेट के द्वारा लिखता है, उसी को क्या कहते हैं, डायरी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ने का कोशिश करते, ठीक है। और आप लोगों को गाना सुनाएंगे। एक गाना है कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते। क्या बेटा, तुम लोगों के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए लाइव में आप लोग जितने जुड़ने का कोशिश कीजिए बेहतरीन तरीके से। कहता है कृष्ण भगवान। देखिए कृष्ण भगवान खाते समय क्या क्या करते थे। जो मेरा बच्चा मेरे क्लास में पढ़ा होगा कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते थे, उसको आसानी तरीके से मालूम होगा, क्योंकि हम पढ़ा दिए हैं, हजार बार बताए हैं। कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते थे। कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते, कृष्ण भगवान खाते समय अनेकों काम करते थे। कृष्ण भगवान खाते समय कुछ खाते थे, कुछ धरती पे गिराते थे, अपने हाथ से खाना निकालते थे और फिर खाते हैं। कृष्ण खाते समय यही सब करते थे। और लिखना कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते थे। कृष्ण भगवान कुछ खाते थे, कुछ धरती पे गिराते थे। और आगे ये भी लिख सकते थे वो अपने पिताजी के गोद में बैठ के था और अपने पिताजी के गोद में भी लगाया करते थे। ये लिखना है कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते थे। कृष्ण भगवान खाते समय कुछ खाते थे, कुछ धरती पे गिराते थे, अपने हाथ से लेकर के खाया करते थे, अपने पिताजी के मुंह में भी क्या करते बोले तो गिराते लगाते थे। इसी यही बात लिखा हुआ कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते, बताओ तो पहले। नेट नहीं ना अटक रहा है। ठीक। तो कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते थे बोलो तो, कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते थे। कृष्ण भगवान खाते समय कुछ खाते थे, कुछ धरती पे गिराते थे और जो है ना अपने से भोजन को लेके खाया करते। तो वही तो करता था कृष्ण भगवान खाते समय क्या करते थे। देखो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है मेरे दोस्त। आप लोगों को हम एक कविता पढ़ाए थे सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस कविता में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी को बतलाए थे एक माँ और बच्चे के बीच की मोहब्बत क्या हो। माँ अपने बच्चों से कितना मोहब्बत करते, वही दिया हुआ याद रखना। दुनिया के अंदर में एक औरत अपने सभी सुख चैन को खत्म कर देता है कब, वो अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चा के मोहब्बत के प्रति। इसलिए कहता है यहाँ पे माँ के लिए अपना मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। याद रखना दुनिया में तुम कभी भी कितने भी बड़े इंसान हो जाना मेरे दोस्त, माता और पिता को कभी मत छोड़ना। क्योंकि माँ वो औरत है जो तुम्हारे दिनचर्या बन जाता, तुम्हारे लिए भूखे सो जाती है, तुम्हारे लिए वो दर दर भटकते। याद करना जब तुम कभी भूखे रह जाते हो रात के समय में, जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाता, तो वही माँ है जो रात को उसको नींद नहीं आते। बाकी समाज के सभी लोग सो जाते लेकिन आपकी माँ आपके बगल में बैठ के रहते हैं, मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया। ये था। कविता पढ़ाने का तो वक्त नहीं है अभी, हम सब्जेक्टिव पढ़ाते नहीं तो लेट हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। देखो कहता है कि
माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है? माँ के लिए अपना मन समझाना उस समय कठिन होता है जब उसके पुत्र की मृत्यु मृत्यु असमय हो जाती है। असमय मतलब होता है समय से पहले हो जाती है, क्योंकि उस माँ ने अपने उस पुत्र को 9 महीने अपने गर्भ में रखा और तथा उसके धरती पर आने के बाद खुद से ज़्यादा ख़्याल रखा। इसलिए माँ के लिए अपना मन को समझाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसके बच्चा को मौत से पहले मौत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखे और गर्भ में रखने के बाद जब वो बच्चे का जन्म दिए तो अपने से ज़्यादा अपने बच्चा का ख़्याल किया। लेकिन दुःख तो तब हुआ जब उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन होता है जब उसके बच्चे का निधन हो जाता है। तो यही बात है, इसलिए माँ दुनिया में सबसे पहली अगर मोहब्बत हम सबका कोई है, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, मेरी माँ है। इसलिए माँ के लिए मन समझाना बहुत कठिन तब होता है जब उसके बच्चे का निधन हो जाता है। क्या होता है बोलो तो निधन मतलब मृत्यु हो जाती है। कहता है कवि ने, ध्यान से सुनने का कोशिश करना, कहता है, ध्यान से सुनने का कोशिश करना देखो, कहता है कि कहता है कवि ह कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा था? कवि मुक्तिबोध ने सितारों को भयानक क्यों कहा था? कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक इसलिए कहा कि जब भी कोई जब जन शोषण वर्ग अत्याचार करने वाले निर्धन पर शोषण करते हैं, वो तो यही यही सितारे भयानक हो जाता है। देखो मुक्तिबोध ने, जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब क्या होता है बोले तो लोग। कहता है कि जब कोई भी लोग एक मजदूर पे, गरीब पे, जनता पे जब भयानक मतलब अत्याचार करता है तो वो एक सितारे का रूप लेता है, भयानक सितारा का रूप लेता है। और जब-जब किसी देश का जनता बिगड़ता है, याद रखना उस देश के शासन, उस देश के कानून को खत्म करके रख देता है। अगर यकीन नहीं होता है, ये घटना बहुत दूर नहीं है, 2025 के अंदर में नेपाल में हुआ था। जब वहाँ के जनता, जब वहाँ की युवा पीढ़ी को गुस्सा हुआ, एक सितारे के जैसे भयानक चमका और वहाँ के सरकार को जबरदस्ती भागना पड़ा। यही है, इसीलिए वो कहा था कि जनता को बिगड़ने के बाद, है ना? ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करते हैं, सड़क को क्यों सींचा जा रहा था? याद रखना, सड़क को क्यों सींचा जा रहा था, ये हम पढ़ाए थे, है ना? हार और जीत, क्या पढ़ाए थे बोले तो हार और जीत हम पढ़ाए थे और उसमें हम सभी को बतलाया गया था हार और जीत के बारे में। हमारे नेता हम सभी को कहते थे कि देखो हम सभी का जीत हो गया है, लेकिन किससे जीत हुआ पता ही नहीं है। तो वही में एक क्वेश्चन आता है कि सड़क को क्यों सींचा जा रहा है? सींचने का अर्थ होता है पानी डालना। क्या बोले तो सींचने का अर्थ होता है पानी डालना। किस पे पानी डालना बाबू बोले तो सड़क पे पानी डालना, है ना? सड़क पे पानी रखा था। सड़क को क्यों सींचा जा रहा था? तो सड़क को इसलिए सींचा जा रहा था ताकि जनता और नेता वहां पे जो है ना जय जयकार लगाते समय, नारा लगाते समय जब आए तो उसको धूल न पड़ जाए, इसलिए सड़क पे पानी डाल रहा था। तो सड़क को क्यों सींचा जा रहा था? बताओ, सड़क को क्यों सींचा जा रहा था? सड़क को इसलिए सींचा जा रहा है क्योंकि सड़कों पर काफी धूल मिट्टी हो गई है, जिससे विजय मनाने वाले लोग जब इस सड़क पर विजय मनाने के लिए आएंगे तो उन पर धूल मिट्टी पड़ेगा। तो धूल मिट्टी को उड़ाने और सड़क को साफ करने के लिए सड़क को सींचा जा रहा था। यही बात लिखा हुआ है। सड़क को इसलिए सींचा जा रहा था जब वहाँ की जनता, जब वहाँ के नेता जय जयकार मनाने के लिए अपना जय जयकार मनाते समय सड़क से होकर के जाएगा, क्या होगा उस पे धूल मिट्टी ना पड़ जाए, इसलिए सड़क पे पानी डालता है। जैसे आप लोग कभी-कभी देखते होंगे ना, है ना? रोड के साइड में जो दुकान वाला सब रहता है तो क्या होता है, मॉर्निंग होता है, गर्मी के समय रहता है तो पानी बाल्टी-वाल्टी फेंकता है सड़क पे, ऐसा पानी फेंकता लगता है बाढ़ आ गया। मतलब वो पानी इसलिए डालता है ताकि धूल ना पड़ जाए, क्योंकि धूल पड़ने से खराबी लाता है, नुकसान होता है। इसलिए सड़क को क्या कर रहा था बोलो तो सींचा जा रहा था, ठीक है? ये क्वेश्चन, ये सड़क को क्यों सींचा जा रहा था बोलो तो सड़क को इसलिए सींचा जा रहा था क्योंकि जय जयकार करने वाले नेता और जनता जब आए तो उसपे किसी प्रकार के धूल ना पड़ जाए, ताकि उसका तबीयत ना खराब जब हो जाए, इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है। सींचने का अर्थ होता है सड़क पे पानी डालना, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं गाँव का गाँव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर, है ना? पंच परमेश्वर खो जाने से लेकर काफ़ी चिंतित थी। देखो याद रखना, पंच परमेश्वर जो अभी हम लोगों को होता है सरपंच साहब, याद रखना समाज के एक गाँव के अंदर में पंच परमेश्वर को भगवान का रूप माना जाता। ये खो जाने का क्या कारण था? क्या तकलीफ हुआ था? याद रखना मेरे दोस्त, आता है कवि कवि कहता है कि पंच परमेश्वर को खो जाने से दुःख इसलिए होता है, जब भी कभी हमारे
गाँव के अंदर में पहले ज़माने में जब कोई परेशानी, मुसीबत आते थे किसी के प्रति, तो हम लोग एक जगह बैठ के अपने पंच को लेके उसका सॉल्यूशन करते थे, उसका राय निकालते थे। लेकिन आज हमारे देश के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर पंच परमेश्वर को कोई नहीं मानता है। जब वो शहर के तरफ जाते हैं तो उसको शहर में लोग लूटता है, गरीब को परेशान किया जाता है, गरीब के पास में 1 भी रुपया नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसको कंकाल बना के छोड़ देता है। इसलिए पंच परमेश्वर को खो जाने से कभी बहुत ज़्यादा चिंतित है। आज भी हमारे देश के अंदर, हमारे गाँव समाज के अंदर में कोई किसी को नहीं मानता है, इसलिए गाँव अभी बर्बाद होते जा रहा है। याद रखो, आज से तुम अगर 20-30 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे, वहाँ पे एक इंसान को गार्जियन माना करता था, जिसकी वजह से सभी समाज के लोग उसके बात को सुनते थे, कभी परेशानी नहीं हुआ करता था। हेलो। जो आजकल के पंचायती राज व्यवस्था में देखो तो नहीं सर, माइक से आवाज सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, आवाज नहीं, खत्म हो गया था। माइक शायद बैठ गया होगा, ठीक है। बैटरी चार्ज खत्म हो गया, देखते हैं अब आवाज जा रहा है क्या। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही है, ठीक। अब आवाज जाएगा है ना। ठीक है, अब जा रही है, बताओ। अब जा रहा है क्या ये। हेलो। हेलो। आवाज तो जा रही है। ठीक, देखिए, तो एक क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट, भाई कसम से कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है देखो, पंच परमेश्वर को खो जाने से कभी चिंतित क्यों है। पंच परमेश्वर को खो जाने से कभी चिंतित इसलिए है क्योंकि पंच को मतलब गांव समाज के लोग ईश्वर के समान मानते थे, जिसकी वजह से कभी कहता है कि आज हम लोग पंच परमेश्वर नहीं है। इसकी वजह से आजकल के राज्यसभा लोकसभा के लोग जब अपने परेशानी को लेके जाते हैं शहर, तो उसको लूटा जाता है। इसलिए पंच परमेश्वर को खो जाने से क्या कभी चिंतित है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने से लेकर कविता चिंतित है, क्योंकि पंच परमेश्वर परमेश्वर का रूप होता है। परमेश्वर मतलब ईश्वर का रूप होता है, जो हमेशा सत्य निष्ठा के प्रति कार्य करता है, सच्चाई के बारे में हमेशा बोलता है और निष्पक्ष न्याय करते हैं, जो आजकल के पंचायती राज व्यवस्था में देखने को लिए नहीं मिलता। कहता है कि देखो, पहले जमाने में एक पंच हुआ करते थे, समाज के सभी लोग वहां पे इकट्ठा होते थे अपने पंचायत के, और वो जो बोला करता था और उसी के बात को हम लोग मानते थे। लेकिन आजकल के पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये सब मामला पे ध्यान देता ही नहीं है, पूरे तरीके से खत्म करके रखा हुआ है। इसलिए पंच परमेश्वर खो जाने से क्या बहुत ज्यादा गरीब परेशान है, हम सब परेशान है। आप ही देखिए ना, थोड़ा मोड़ा कोई परेशानी होता है, हम लोग आते हैं कहाँ, पंचायती राज में जाते, पंचायती राज सीधा हम लोगों से पैसा मांगता है और पैसा दबा के मांगता है। गरीब आदमी पैसा नहीं देने के कारण उसका कोई राय नहीं निकलता, उसका कोई फैसला नहीं करता है। इसलिए कभी क्या है बोले तो बहुत ज्यादा चिंतित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। दो हमजलो सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है, यहाँ पे लिखा होगा दो सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होता है। दो सहेलियों की बातचीत में हमारा चित और स्वच्छ व परमानंद में मगन हो जाता है। कहता दो सहेलियों की बातचीत कैसा होता है, तो दो सहेलियों की बातचीत जो होता है ना, बहुत ही घनिष्ठ होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होता है, घनिष्ठ होता है। उसको देखो है ना, सहेलियों की बातचीत हमारा चित और स्वच्छ परमान हो जाता है। इसको थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन थोड़ा कैसा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि देखो, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता, याद रखना है, यहाँ से हम कुछ बात बता, देखो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता है ना। हम अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता है, देखो हम में अगर वाक शक्ति नहीं होते तो हम इस संसार में एक लुंज पुंज अवस्था में किसी
कोने में जाके बैठे हुए रखता है। किसी ने कहा है इस बार का सब चीज दिया, इस बार ने हम सभी को अच्छे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिया, इतने स्मार्ट हम लोगों को बनाया, देखो कितना स्मार्ट हम सभी को बना के रखा है। तो इस बार इनमें से सबसे बेहतर चीज अगर हमको कोई दिया तो वो दिया वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने का तरीका। वही क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? हमें वाक शक्ति नहीं होता, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हम इस सभी गूंगे गूंगे होते और अपनी विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, लूंज पुंज होकर, है ना। आज जो हम लोग अपने मोहब्बत करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो आपके लिए कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा सब निकाल के दे देंगे। तो क्या अगर तुम गूंगा रहेगा बेटा दे पाएगा? कितना लिखेगा बात को, है ना, नहीं लिख पाओगे। इसलिए बातचीत, वाक शक्ति का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं बातचीत के जरिए। तुम मेरी प्रेमिका हो, तुमसे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर तुम हमसे बात नहीं करेगी तो मर जाएंगे, जहर खा लेंगे। ऐसा हकीकत में नहीं करता है, वो तो एक मन बहलाने के लिए करता है। तो तुम बातचीत के जरिए क्या करते हो, किसी को अपने अंदर खींच सकते हो। वाक शक्ति में इतना ताकत होता है, इतना ताकत होता है, तुम किसी भी इंसान को अपने प्रति खींच पाओगे। और इसी में कहा था, आगे आएगा, ये बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? आवाज हो करके खुद से बातचीत करना। याद रखना, जब जिस दिन तुम अपने आप से बात करना सीख जाओगे, यकीनन के साथ हम कह सकते हैं तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। क्योंकि जब तुम खुद से बात करेगा, तुम्हारे अंदर की अच्छाई और बुराई का पहचान होगा, और जाहिर सी बात है तुम अपने अंदर के जब बुराई को पहचान लेगा, उसको खत्म करने का कोशिश करेगा और एक अच्छे इंसान का निर्माण करोगे और बेहतर इंसान तुम बन जाओगे। तो एक अगर हमें वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता है, हम लूंज पूजा अवस्था में किसी कोने में जाके बैठे हुए रहते। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव का मतलब समझते हो? जैसे मूवी, जैसे अभी हम लोग गदर 2 वगैरह, जैसे कोई भी मूवी देखे, है ना, गदर 2 या 3, तो उसका केंद्रीय भाव किस चीज पे था, किस चीज के बारे में दिया हुआ है? तो उसी के बारे में, जैसे उसने कहा था कहानी, लहना, सूबेदार, वजीरा, हजारा, है ना, ये सूबेदारनी के बारे में हम लोग जो पढ़े थे, उसका केंद्रीय भाव किस पे था? तो त्याग का था। क्या बोलो? तो त्याग देना, है ना। त्याग मतलब क्या होना? अपने आप को त्याग देना। जब उसने कहा था, कहानी को पढ़े थे, उसमें हम सभी को बतलाया था कि मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर दिया था। कौन? है ना, लहना सिंह ने कर दिया। कौन ने कर दिया बोलो तो? कहना। तो उसका केंद्रीय भाव क्या था? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, त्याग होगा। क्या होगा बोलो? त्याग। तथा इस कहानी का केंद्रीय भाव, इस कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि लेखक इस कहानी के माध्यम से, है ना, लोगों के उसके कर्तव्य के प्रति जगाना चाहते हैं और किसी के लिए लिए गए वादे को क्या कहते हैं, निभाना चाहते हैं, है ना। वादा किया जो निभाना पड़ेगा, बदले जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। वादा किया जो निभाना पड़ेगा। तो यही किया था लहना सिंह ने, जो वादा किया उसे क्या करेगा बोलो तो? निभाना पड़ेगा। लहना सिंह ने अपने मोहब्बत के चक्कर में अपना जान गंवा दिए, लेकिन उसके हस्बैंड और उसके उसके पुत्र को कुछ भी होने का मौका नहीं दिया। यही किया तो वादा किया जो निभाना पड़ेगा। और तुम लोग किस किस से वादा करके रखे हो बेटा, याद रखना, निभाना तो पड़ेगा, नहीं निभाएगा तो पाप का अधिकारी हो जाएगा, है ना। इसलिए निभाना तुम लोग क्या करेगा बोलो तो? वादा किया जो निभाना पड़ेगा, है ना। वादा किया जो निभाना पड़ेगा, वही किस चीज के बारे में? क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्हें उसके जब जिससे मोहब्बत करते थे, उन्होंने कहे थे कि आप जो है ना जब युद्ध में जाइएगा तो मेरे पति और मेरे पुत्र का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वही कहता है कि सिखादा निभाना, है ना। किसी का जब वादा किए तो उस वादा के खिलाफ मत होइएगा और उसके वादा को निभाइएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि फिरंगी मैम के बगान में क्या था? फिरंगी मैम के बगान में जब ये लोग युद्ध लड़ते थे तो कहते हैं ना कि यार जल्दी से युद्ध खत्म होगा और हम लोग जाएंगे फिरंगी मैम के बगान में बैठेंगे, बढ़िया से खाएंगे पियेंगे मस्ती करेंगे। फिरंगी मैम तो हम लोगों से पैसा भी नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि कहता है कि आप लोग देश के प्रति बहुत सारे काम करते हैं, आप लोगों से हम पैसा लेके क्या करेंगे। वही कहता है कि यहाँ पे फिरंगी मैम के बगान में क्या था? फिरंगी मैम के बगान में क्या था, है ना, हरी घास थी, क्या ना, जहाँ पे बैठ के वो लोग मस्ती क्या करते थे। ठीक है, वही। उसके बाद कहता है लपटन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, है ना, थोड़ा सा स्पीड करते, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, 13 ही क्वेश्चन हुआ था। लप्टन साहब, उसने कहा था कहानी का पात्र की जेब से क्या बरामद हुआ था? लप्टन वजीरा, वही जो आया था, है ना, क्या हुआ था बोलो तो?
क्या हुआ था, लप्टन साहब की जेब से बेर के आकार के 3 गोली निकले थे, है ना, जो इन लोगों को मारने के लिए आया था। क्या निकला बोला तो 3 गोली निकले थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लाना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। लाना सिंह ने बोधा बोधा कौन थे, है ना, वो सूबेदार हजारा सिंह के क्या थे, पुत्र। कहता है कि लाना सिंह ने बोधा के प्रति क्या त्याग का परिचय दिया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लेना। लाना सिंह ने बोधा बोधा तथा सूबेदार की जान बचाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि सूबेदारनी ने लाना सिंह को अपने पति और बेटे की रक्षा करने को कहा था। ऐसा ही लाना सिंह ने कर दिया। इस प्रकार लाना सिंह ने बोधा के प्रति त्याग का, है ना, परिचय दिया। देखो एक मोहब्बत क्या था। तुम लोग हम पद्मावती के बारे में पढ़ाए थे, उसमें भी पद्मावती क्या किए थे बोलो तो, है ना, अपने आप को जौहर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे देखो लाना सिंह ने किस चीज का त्याग दिया, अपना जान का त्याग, क्योंकि उसको सूबेदारनी ने कह दिए थे आप जो है ना मेरे लिए तो इतने बड़े कुर्बानी दिए, लेकिन एक कुर्बानी और दे दीजिए, आप जब युद्ध में जाते हैं तो मेरे हस्बैंड और मेरे पुत्र का ख्याल रखिएगा, और ये आपसे वादा है। जब लहना सिंह का निधन हो गया, जब लहना सिंह युद्ध में मर गए, तब जाके उन्होंने कहे थे, है ना, कि आप जाके उसको कह दीजिएगा, उन्होंने अपना उस वादा को निभा दिए, उसको कह दीजिएगा। इसीलिए ये कहानी का नाम क्या पड़ा था, उसने कहा था, क्या पड़ा था, उसने कहा था। ये कहानी खत्म होता है और कहता है कि उसको जाके कह दीजिएगा, किसको, सूबेदारनी को जाके कह दीजिएगा, आपके वादा हम निभा दी हैं और ऐसे इस संसार से हम जा रहे हैं, ठीक है। वही कहता है क्या किस चीज का त्याग दिया था बोलो तो जान का त्याग दिया था। जिसको पीडीएफ लेना है लास्ट के समय बोल देंगे, और आप लोग मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जो वादा किया। बोधा सिंह कौन था, बोधा सिंह कौन था, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था। कौन था बोलो तो, बोधा सिंह सूबेदार का कौन था बोलो तो बेटा था, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लाना सिंह के प्रेम प्रेम के बारे में लिखिए। कहता है लाना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, तो लाना सिंह के प्रेम के बारे में आप लिख सकते हैं। कहानी के नायक लाना सिंह, कहानी के नायक कहानी के नायक लाना सिंह अपने बचपन में कभी एक बालिका से मिलते हैं ना, मन ही मन प्रेम करता है। वो एक दुकान पे जब आते हैं तो दोनों अपने मामा के कुछ सामान लेने के लिए आते हैं दुकान पे, और मने मन लड़का का तो यही होता है जब देखे दिल बहलाने लगे, है ना। आपको देख कर हमको ऐसा लगा कि हमको नई जिंदगी मिल गई, ओ मेरे दिलरुबा, रब से मांगू मैं क्या, मुझको सारे जहां की खुशी मिल गई, आपको देख कर। वही हुआ था यहाँ पे। लाना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लाना सिंह ने एक सुंदर सी स्त्री को देखी, और देखने के बाद उसको मने मन में, है ना, मोहब्बत का एक दिया जलने लगा। और वही क्या हुआ, युद्ध पर जाने से पहले लाना सिंह की, है ना, लड़की उसके सूबेदार की पत्नी बनी, जिसने युद्ध पर जाते समय लाना सिंह से यह निवेदन किया कि वो अपने पत्नी पति और बेटे का, अपने पति और बेटे का क्या रखिएगा, रक्षा कीजिएगा। उसके प्रेम के बारे में बता दीजिएगा, यही बात तो लिखना, और कुछ नहीं लिखा हुआ। कहता है क्वेश्चन है क्या है, लाना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लिखिएगा लाना सिंह के प्रेम के बारे में। लाना सिंह मने मन में एक सुंदर लड़की से उसको प्रेम हो जाते हैं, और होने के बाद वो शादी तो नहीं कर पाता है, लेकिन वो अपने प्रेम के प्रति क्या करते हैं, अपने उसके सूबेदारनी के पति और बेटा के बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे देता है। यही है उसका क्या बोलो तो प्रेम का प्रतीक, जो हम सभी को बतलाने के लिए चाहता है। आगे हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, वे किसकी पुत्री थी। तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से जाना जाता है, लोकनायक। क्या बोलो तो, लोकनायक। लोकनायक के नाम से, लोकनायक के नाम से। लोकनायक का अर्थ होता है लोग का नायक, है ना, लोग का हीरो, लोग का नायक। नायक मतलब नायक खलनायक, है ना, लोग का हीरो। मतलब इसका भी अर्थ होता है ना, लोगों का हीरो। क्या बोले तो, लोगों का हीरो, लोगों का हीरो। तो मतलब ये लोक नायक का मतलब होता है लोगों के बीच में क्या होना, बहुत ज्यादा प्रचलित होना। क्वेश्चन पूछेगा लोक नायक के नाम से किसे जाना था, जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। तो लोक उसके पत्नी के क्या नाम थे बोला तो, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पार्वती देवी, है ना। वे ब्रेज किशोर प्रसाद के क्या थे, पुत्री थी। बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसे खूबसूरत आप लोगों को मिलने वाला, ठीक है। इसलिए आप पढ़िए मन लगा के, है ना, पढ़िएगा तो फॉर्च्यूनर गाड़ी आने वाला, नहीं तो एक साइकिल दे देंगे, जय राम जी की, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखो कितना है, 18 कहता है कि ध्यान से सुनने का कोशिश की, कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व करना देना चाहते थे। याद रखना, जयप्रकाश नारायण आंदोलन में कैसा नेतृत्व, मतलब अपने तरफ से क्या देना चाहता था, तो सुनने का कोशिश करना। ये देखो क्या कहते थे, कहता है आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी है ना, जेपी मतलब लोग जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समिति की लेकिन फैसला मेरा होगा। कहता मैं सभी इंसान की सुनूंगा, ज्यादा से ज्यादा अपने जनता का सुनूंगा, छात्र का सुनूंगा, हमारे देश के बड़े बड़े नेता को सुनूंगा, लेकिन जब निर्णय लेने का मौका होगा तो मेरे अंदर में जो शक्ति रहेगा, मैं जिस चीज को पहचानूंगा, मैं अच्छाई बुराई को देख के अपने हिसाब से फैसला लूंगा। जैसा कि आजकल के जमाना में लोग कहता है कि सुनो तुम सबका और करो खुद का जो तुमको अच्छा लगता है, क्योंकि तुमसे बेहतर इस संसार में तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिता और कोई भी नहीं जानने वाला है, क्योंकि तुम अपने आप को बेहतर कर सकते हो। वही कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण कहता है कि हम सबके सुनेंगे, जनता का सुनेंगे, न छात्र का सुनेंगे, बड़े नेता का सुनेंगे, सबके सुनेंगे, लेकिन मैं लास्ट के समय में अपना निर्णय बताऊंगा और अपने बारे में अपने हिसाब से राय दूंगा। यही वो कहना चाहता है। आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 19 क्वेश्चन कहता है बापू और नेहरू जी की विशेषता लिखे। देखिए बापू और नेहरू जी की विशेषता, हमको तो सारा क्वेश्चन याद है, बट लेकिन यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, तुम लोग समझ जाए। तो बापू और नेहरू जी के विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण करता है। कहता देखिए बापू और नेहरू जी बहुत ही महान बहुत ही महान नेता थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, लेकिन जब उसकी हम आलोचना करते थे वो कभी भी क्या करता, गुस्सा नहीं किया करता था। उसका एक विशेषता था, एक वहां की खूबी था। बापू और नेहरू की उस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है कि वे इतने महान महान थे कि उनकी कड़ी आलोचना करते थे, फिर भी वो हमें माफ कर देते थे। जवाहरलाल नेहरू की जब हम भाषण देने आते थे, उनके सामने हम आलोचना करते थे, फिर भी वो हमें माफ कर देते थे। बताओ, कहता है नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, है ना, बापू और जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े इंसान थे, महान हस्ती थे, लेकिन जब उसकी आलोचना करते थे, जब वो कुछ गलती करता था, तो वो हमको माफ कर दिया करते थे। यही होता है एक महान व्यक्ति का पहचान, यही होता है कि शक्तिशाली व्यक्ति का पहचान, जो किसी को माफ कर देना। इसलिए आज उसको संसार के लोग जाना जाता है। याद रखना, अगर तुम चाहते हो कि हमें भी संसार के लोग जाने, तो तुम भी माफ करने वाले में से बन जाओ, तुम भी किसी को माफ करने वाले में से बन जाओ, जैसा कि नेहरू, है ना, बापू, ये सब बन चुके थे। वही कहता है कि तब जाके बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख किया था। कहता है कि इतने महान होने के बावजूद भी आज देखिए उसकी हम आलोचना करते हैं। आलोचना का मतलब होता है उसकी कमी निकालते हैं ना, कमी निकालते हैं, फिर भी क्या करते हैं, कमी निकालते हैं, फिर भी वो हमको माफ कर दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं बापू और नेहरू जी की विशेषता बहुत ही उत्तम था और बहुत ही बेहतरीन थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए कहता है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुआ, है ना, कब से आरंभ हुआ। नारी की पराधीनता तब से शुरू हुआ जब कृषि का आरंभ हुआ। उस समय से पुरुष खेत को संभालने लगा। हाँ, यहाँ चित्र का अंत हो गया, है ना, स्त्री घर को संभालने लगा, है ना। नारी की पराधीनता, जब खेती बाड़ी का समय है तो पुरुष खेत की तरफ चले गए और नारी को बोले कि आप जो है ना घर में रहिए, खाना बनाइए, चार दीवारी के अंदर में रहिए। ये हुआ, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। मतलब पुरुष जब नारी का गुण लेता है, याद रखना, जब तुम लोगों को अर्ध और नारी हम पढ़ा रहे थे, अर्धनारी शिव और पार्वती के कल्पित रूप, उसमें हम लोग पढ़े थे नारी क्या है, नारी की शक्ति क्या होता है, नारी किसे कहते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि नारी जो है ना, नारी के अंदर में हर वो शक्ति है जो एक पुरुष कर सकता है ना। नारी भी कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, नारी भी इस संसार में एक अच्छे सोच वाले इंसान बन सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है, क्या बोलो, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो क्या बन जाती है। तो कहता है पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, देवता बन जाता है। लेकिन नारी जब पुरुष के गुण लेती है क्या होते हैं बोले तो राक्षसी बन जाती है। कहाँ का नियम है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और तुम यहाँ देख लेना, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या तो देवता बन जाता है ना, क्या बन जाता है बोले तो देवता
बन जाता। लेकिन इसी का उल्टा करेंगे, आज स्त्री जब पुरुष का गुण ले लेगा, मतलब यहाँ पे समझो, एक एक देखो, पुरुष नारी का मतलब एक पुरुष अच्छे दिमाग के बन जाए, क्या बोला, तो यहाँ पे एक पुरुष है, ठीक है, मतलब आपको देख लेना तुम लोग, ठीक है, मतलब फिगर बनने वाला है अच्छा से। यहाँ पे एक स्त्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या स्त्री है, क्योंकि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, कैसा बन रहा है कांड है। देखो इसका बाल दे देते हैं, क्या नाम इसका रख दे, क्या बोलो तो इसका नाम क्या रखे, सलमा। देखो क्या कहता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो क्या बन जाता है, पुरुष जब नारी का, ये पुरुष है, जब इसका लक्षण ले लेगा तो कहेगा ये देवता बन गया, आहा, देवता बन गया, मतलब ये कितने सौभाग्य हैं। छोटे छोटे बात पे रोने लगते हैं, जो लड़की की क्या होते हैं बोलो तो एक गुण होता है, तो छोटे छोटे बात पे रोने लगता है। लेकिन इसी का उल्टा कर देंगे, जब ये नारी पुरुष का गुण लेना, किसी का बात नहीं सुनेगा, लड़का कह रहा है जाओ दुकान में जाएंगे, तो हई बच्ची देखो बिगड़ गई, कि तू कैसे कर रहा है, लड़का के जैसे कर रहा है। वे कहता है जब ये क्या संसार में चल रहा है, कि जब एक पुरुष क्या बोलो तो, जब एक स्त्री पुरुष का गुण ले रहा है तो मतलब बिगड़ गई, राक्षसी हो गई है। भाई क्या नियम है बताओ यार, तुम लोग बताओ, कमेंट करो तो, तुम लोग हो जितने भी लड़की हो बताओ। ये सलमा से पूछना चाहता है, अगर सलमा आ गई हो तो बताओ, क्या सच में राक्षसनी बन जाएगी, नहीं। तो ये कहना चाहता है, ये कहता है कि जब पुरुष एक किसके, जब स्त्री के गुण लेती है तो मतलब देवता, ये कहाँ का नियम है। अब जब एक स्त्री जब पुरुष का गुण लेते मतलब राक्षसी बन जाएगी, यार हमको तो नहीं लगता है, ठीक। ये लेकिन हम आपके बुक में लिखा हुआ तो ये हम बता दिए, ठीक है, वो फोटो पे मत जाइएगा, क्योंकि हम वो फोटो बनाने नहीं आता, इसलिए सलमा आप गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है, वो बना दिए थे। तो एक पुरुष, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, देखिए आप लोग भागे नहीं है ना जी, भाई भागिएगा नहीं, ठीक है, ठीक। कहता है, ध्यान सुनने का कोशिश कीजिए, आगे देखते हैं। कहता है कि रोज कहानी की मालती ने किताब क्या लिखा था। देखो एक बहुत दर्दनाक कहानी है, अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा एक स्त्री क्या है, एक जिंदगी क्या होता है, कि एक इंसान एक वक्त होता है कि सब चीज करना चाहता है, जब शादी हो जाते है तो उसका जिंदगी बदल जाता है, यही बतलाना चाहता है। कि ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे अच्छे सच्चे मित्र। रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था, तो जब उसके, वो बहुत शरारती बच्ची थी बहुत ज्यादा, जब उसके पिता अजय अजय के द्वारा रचित कहानी रोज कहानी नायिका मालती के पिता ने एक किताब है ना पढ़ने के लिए दी थी, और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। वो नित्य ही उसके 10 पन्ने को क्या करते बोलो तो फाड़ देते थे। ये बहुत चंचल लड़की थी, पढ़ते लिखने में उतना तेज नहीं थे, जिसके वजह उसके पिता उसको लेके दे बोले थे हर दिन तुम पढ़ना, लेकिन नहीं पढ़ा करते थे और पेज को क्या करते थे, फाड़ दिया करते थे। क्वेश्चन आएगा, रोज कहानी की मालती ने किताब को क्या करते थे, रोज कहानी में है ना मालती ने किताब को फाड़ के फेंक दिया करते थे, क्योंकि उसके पिता कहते थे कि उसको पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ते थे, ठीक है, यही क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं। तथा मालती के घर का वातावरण कैसा था, याद रखना, मालती के घर के वातावरण है ना कैसा था, तो मालती के घर के वातावरण साधारण परिवार की तरह था। एक पहाड़ में था, और उसके उसके हस्बैंड जो थे, उसके पति जो थे, उसके पति एक बीमार, मतलब एक बीमार ग्रेगिन नामक बीमारी के वो डॉक्टर थे, ग्रेगिन क्या बोलो तो, ग्रेगिन नामक डॉक्टर थे। और वो ग्रेगिन क्या होता है तुमको हम बताते हैं ना, डॉक्टर थे। ग्रेगिन क्या होता है, अगर आपको एक मतलब पहाड़ी इलाके में कांटा चुभता है, अगर किसी इंसान को चुभ गया, किसी इंसान को चुभ गया, तो देखो अगर यहाँ इधर आ गया, इधर अगर आ गया, अगर किसी पैर में लग गया या हाथ वगैरह में अगर कट गया, लग गया, तो पता है क्या करना पड़ता है, बाबू उसके हाथ को यहाँ से काट के फेंक देता है ना। यही कहता है उसके मालती के घर का वातावरण कैसा था, एक साधारण था। उसके मतलब उसके पति है ना, उसके बच्चा का क्या नाम था, टीटी था, है ना, उसको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था क्या बोला तो टीटी, ठीक है। इतना बात को आप याद रख लीजिएगा। आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। मालती के वातावरण कैसा था, बहुत शांत था। आगे बात करें मालती के पति का परिचय दीजिए। मालती के पति का परिचय दो, उसके मालती के पति का परिचय आप दे। मालती का पति एक डॉक्टर थे, है ना, जो पहाड़ी इलाका में वो इलाज करते थे, अपने घर परिवार को चलाया करते थे, और उन्हें ग्रेगिन नामक बीमारी के इलाज करते थे। जब किसी इंसान को वो कांटा चुभ जाया करते थे, उसके पैर को वहां से काट के फेंक देता था। ये उसका जीवन परिचय है। इसी बात को आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिए। अजय जी द्वारा रचित अजय जी द्वारा रचित कविता रोज कहानी की नायिका मालती के पति का नाम महेश्वर था। महेश्वर अपने पत्नी एवं बच्चों को संभालने के लिए एक अस्पताल में डॉक्टर का काम करता था। महेश्वर अस्पताल में ग्रेगिन है ना, ये लिखा हुआ है, ग्रेगिन रोग का इलाज है ना, इलाज करता था। ग्रेगिन रोग अब बता दे, ग्रेगिन एक कांटा होता है
जो किसी भी इंसान के जब पैर या हाथ में लगता है उसको काट के फेंकना पड़ता है, यही है ड्रैगन। ठीक है, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर पूछेगा तो यहाँ से बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ड्रैगन क्या है, ड्रैगन एक काटा। ठीक है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा करते थे, भगत सिंह विद्यार्थी को क्या कहते थे। याद रखना, किसी ने कहा था जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। इसलिए आप अपने देश का शक्ति बनिए, धनवान व्यक्ति बनिए और मजबूत इंसान बनिए और अपने देश के बारे में सोचिए। वह भगत सिंह को देखिए जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपने देश के प्रति बलिदान चढ़ गए थे। ऐसा क्रांतिकारी इंसान बनिए। आज हम लोग को वक्त है, भगत सिंह विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि विद्यार्थी देश सेवा के लिए, है ना, तन मन धन को त्याग दे। तो अपने देश सेवा के लिए तन मन धन को त्याग दीजिए, अपने देश के लिए कुछ काम कीजिए। संसार में तो बहुत सारे इंसान आता है अपने पेट पालने के लिए, अपने काम करते करते खत्म हो जाता है, लेकिन देश को संभालने के लिए कोई नहीं ध्यान देता है। भगत सिंह का मानना था आप एक अपने देश को सुधारिएगा तो आपकी जनता बेहतर होगा, है ना, आपके समाज बेहतर होगा और आपका नाम आजीवन भर तक के जीवित रहेगा, जिन्होंने भगत सिंह करके दिखा दिया हम लोगों को। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। देखो आज हम लोग युवा है और हम लोग भगत सिंह, तुम लोगों को हम एक बात बताते हैं, समय तो बहुत ही कम है, बात करने का मन बहुत ज्यादा करता है, लेकिन क्या करेंगे, वक्त ही नहीं है। देखो भगत सिंह के अनुसार देश को कैसा युवक चाहिए, भगत सिंह को कैसा एक युवक का आवश्यकता पड़ता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप अपने देश को देखिए, आप दो तीन चीज को पढ़िए, बहुत जरूरी है पढ़िए। एक तो अपने देश को पढ़िए और देश के बड़े-बड़े महान हस्ती को पढ़िए, अपने देश के संविधान को पढ़िए, उसके बाद अपने धर्म को पढ़िए और अपने आप को पढ़िए। तब आपको पता चलेगा मेरा देश क्या है, देश से मोहब्बत क्या। आज हम लोग सारे काम करते हैं, 26 जनवरी में झंडा को फहरा देते हैं, है ना? 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? ये क्यों मनाया आपको हम बता दें, क्योंकि ताकि आपके अंदर में 26 जनवरी का उस दिन याद आए, जिस दिन सबसे पहले हमारे देश के अंदर में 26 जनवरी को मनाया था। क्या जज़्बा होगा, क्या शक्ति होगा उन लोगों का फिर से जागरूक करने के लिए। लेकिन आज हम लोग नहीं करते। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग पढ़ते आगे। ठीक है, भगत सिंह को कैसा व्यक्ति, कैसा एक युवा चाहिए, ध्यान देना। भगत सिंह के अनुसार देश को ऐसे युवक की आवश्यकता है जो देश का सेवक हो, वे तन मन धन देश को, है ना, अर्पित कर दे, व्यवहारिक एवं है ना, दुनियादारी को समझे, युवक अपने प्राणों को इसी उत्सर्ग कर दे। इस प्रकार हम कह सकते हैं युवक को। कहता है कि देश के लिए एक ऐसा युवा जो अपने देश के लिए तन मन धन को लुटा दे, अपने जान के भी बलिदान कर दे, ऐसे व्यक्ति का जरूरी पड़ता है ना, ऐसे व्यक्ति चाहिए अपने देश के लिए, ऐसे एक ऐसा युवा चाहिए अपने देश के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, है ना। आप लोग ये खुद जान सकते हैं, विद्यार्थियों को हम लोग अगर राजनीति में भाग नहीं लेगा तो कौन पढ़ेगा अपना देश को। जब अपने देश को एक युवा व्यक्ति नहीं पढ़ेगा जो आने वाले समय में उस देश में रहेगा, तो अपना देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। वही कहता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए, आपको बता दें। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि भविष्य में विद्यार्थियों को ही राजनीति संभालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। कहता है कि आप अपने पिता की जगह पे आइए, जो आपके पिता बूढ़े होने वाले, आपके पिता हो सकता है नहीं तो कल चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के बड़े-बड़े नेता जो है वो लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, सबका मेंटेलिटी कमजोर होते जा रहा है और हम लोग अपने देश को नहीं पढ़ेंगे तो हमारे आने वाले समय में कौन अपने देश को चलाएगा। और कोई चलाने वाला नहीं रहेगा तो याद रखिएगा हमारा देश गुलाम हो जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं अपना देश गुलाम हो नहीं हो, इसलिए कहते हैं विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थी ही होगा जो अपने देश को क्या करेगा, चलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्यार्थियों को मतलब राजनीतिक भाग लेना चाहिए। ठीक है, गंगा, है ना, गंगा पर पुल बनने में अंग्रेजों ने क्यों क्यों दिलचस्पी लगाया था, गंगा पे पुल बनने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी लगाया था। ध्यान, गंगा पर पुल बनने में अंग्रेजों ने इसलिए दिलचस्पी नहीं लिया क्योंकि दक्षिण बिहार के बागी खिलाफ विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचते थे। ठीक है, गंगा में पुल नहीं बनते क्योंकि चंपारण के तरीके से खिलाफ ज्यादा करते थे ताकि ना आ पाए, इसलिए अंग्रेज तो चाहते थे भारत को दबा के रखे। उसके बाद पुंडलिक जी कौन थे बताओ, पुंडलिक जी कौन थे, याद रखना। पुंडलिक जी भीतरवा आश्रम में पढ़ाने वाले एक शिक्षक थे, जिन्होंने गांधी जी ने सन 1917 में बेलगांव से भीतरवा गांव के लोगों से डर खत्म करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो क्या था, एक शिक्षक थे। ठीक है, इतना बात को याद रखना।
उसके बाद गांधी जी शिक्षा संबंध आदर्श क्या थे? गांधी जी के, है ना, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? है ना, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे, याद रखना। गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श यह है कि जिसे आप प्राप्त कर क्लर्क बने, है ना। शिक्षा का अर्थ यह है कि आप अपने औद्योगिक का विकास कर पाए, अपने जीवन का विकास कर सके। वास्तव में वही शिक्षा है। गांधी जी का शिक्षा संबंधित यही है कि गांधी जी का शिक्षा से संबंधित क्या तर्क है? गांधी जी कहता है कि आप अपने अंदर के अच्छे व्यक्ति का पहचान करें, आप अच्छे समाज का पहचान करें, आप एक अच्छे अधिकारी बने। यही है शिक्षा का मतलब। हम ये नहीं कहते कि शिक्षा से तुम मतलब ये कि जॉब ही लेना जरूरी है, पढ़ोगे तो जॉब हो जाएगा। लेकिन गांधी जी का सोच देखो कितने अच्छे थे। उन्होंने कहा शिक्षा का अर्थ है कि आप अपने औद्योगिक का विकास कर पाए, अपने जीवन का विकास कर सके। वास्तव में वही शिक्षा जो अपने जीवन का विकास कर सके, अपना विकास कर सके, अपने समाज का विकास कर सके। ऐसा शिक्षा का कोई काम नहीं है जो खुद पढ़े खुद ही रख लिए, नहीं, ऐसा शिक्षा नहीं है। जब तक कि आपकी शिक्षा ना चमे, एक एक सोना को हम सोना नहीं कहेंगे तब जब वो चमकता नहीं है। जब सोना चमकीला है, सोना का गुण है कि चमकना, वो फिक्स है चमकेगा। शिक्षा का भी गुण है चमकना, वो फिक्स है, जो शिक्षा लेगा वो एक ना एक दिन चमकेगा। तो गांधी जी का यही मानना था, अगर तुम शिक्षा ले रहे हो तो चमक जाओगे, अगर नहीं चमक रहे तो वो शिक्षा का कोई काम नहीं है, नहीं काम है, मत लो मत लो मत लो। यही है गांधी जी का सोच। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर किसी को नोट्स लेना है बता दीजिएगा। कहता है कि ओ सदा नीरा किस नदी के किनारे? तो आपको पता होगा गंडक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बोले तो गंडक नदी के किनारे। इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला कुछ बात है नहीं जो हम बताएंगे। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारता था? मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारते थे क्योंकि वो एक दूसरे के सेना थे, जो आपस में युद्ध हो रहा था, इसलिए दोनों दूसरे को मारने के लिए। जैसे एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत, अगर बीच में युद्ध होगा, एक तरफ मतलब पाकिस्तान के लड़का है, एक तरफ हिंदुस्तान के लड़का, ये दोनों एक दूसरे को मारेगा, क्योंकि ये अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है। सब चाहता अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मानक और सिपाही के बीच में क्या हो रहा था? वो युद्ध हो रहा था। आपको हम बता दें, यहाँ पे लिखा मानक और सिपाही एक दूसरे से, मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वे दोनों दोनों अलग अलग देश के सिपाही थे, दोनों अपने देश के प्रति ईमानदार वे, तथा दोनों एक दूसरे को दुश्मन के, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को मारते थे। पता है, वो दोनों अपने देश के प्रति ईमानदार थे, इसलिए आपस में लड़ते थे, मारते थे, ताकि मेरा देश अच्छी है, वो कहता मेरा देश अच्छा है। याद रखना, हमारे नबी साहब ने कहे थे कि हर वो इंसान, है ना, वो इंसान अच्छे नेक इंसान है जो अपने देश से मोहब्बत करता है। हर वो व्यक्ति जो अपने देश से मोहब्बत नहीं करता एक सच्चे अच्छे मोमिन इंसान नहीं हो सकता। इसलिए अपने देश से मोहब्बत कीजिए। आप जिस देश में है उस देश का गुण गाइए और बेहतरीन कीजिए। अगर देश के अंदर में कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आप आवाज लगाइए। ये कहता है मानक और सिपाही क्यों, है ना, एक दूसरे को मारते थे क्योंकि ये दोनों देश के बीच में युद्ध हो रहा था और ये अपने देश के प्रति क्या थे? ईमानदार थे। इसलिए दोनों क्या कर रहे थे? मार रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, कहता है कि मानक खुद को वैसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? कि मानक के स्वयं को वैसी और जानवर से बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि वह अपने देश का एक ईमानदार सिपाही और अपने दुश्मन के खिलाफ धराधर, है ना, गोलियां चलाता है एकदम वैसी की तरह, और अपने दुश्मन को सात सात जानवरों की तरह व्यवहार करता है। कहता है कि मानव अपने देश के प्रति युद्ध कर रहा है और अपने दुश्मन को एकदम धाना गोली मारता है और उसके साथ वैसी दरिंदे जैसे मारता है। इसलिए मानक अपने आप को वैसी और दरिंदे कहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहता है कि 34 नंबर क्वेश्चन, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी और वो डाकिया के राह क्यों देख रहे थे? बिस्नी और मुन्नी को उसके भाई का, है ना, उसके भाई मानक का प्रतीक्षा था, डाकिया का, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे क्योंकि डाकिया उसके पत्र को लेके आया करते थे। वही है, बिस्नी और मुन्नी को, है ना, मानक की प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह इसलिए देखती देखती है कि मानक मानक ने डाकिया के द्वारा, है ना, क्या भेजा है। आप याद रखिए, आपके भाई जब कहीं बाहर में रहते हैं तो आप लोग जाते हैं अपने भाई के लिए, पता चलता है कि मेरा भैया इसके पास कुछ भेजा होगा, लेटर भेजा होगा, क्योंकि उस समय कॉल नहीं थी, इसलिए वो अपने भैया के लिए क्या थे बोले तो परेशान थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे देखते हैं 35 नंबर, कुंती का परिचय दे। कुंती का परिचय, कुंती कौन सी बताओ तो? कुंती उसकी पड़ोसी, कुंती बिस्नी की पड़ोसी है जो अपनी पड़ोसन का सुख दुख में शामिल होते थे। याद रखना, पड़ोसी का सुख दुख में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे हम सब को मालूम है कि अपने पड़ोसी का देखभाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक बार फिर से कहना चाहता, अगर आपके बगल में अड़ोस पड़ोस में कोई लड़का पढ़ने वाले हैं, एक बार वीडियो को उसको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी का मदद नहीं कीजिएगा तो अच्छे इंसान नहीं बन पाइएगा। वही कुंती उसकी पड़ोसी थी जो उसके सुख दुख में हमेशा क्या करते शामिल, जो एक
बिस्नी कौन है उनकी, इसके, है ना, इसको किसकी प्रतीक्षा थी, बिस्नी कौन है, इसकी किसकी प्रतीक्षा थी, आपको हम बता दे बिस्नी कौन है ना, बिस्नी कौन है, देखो बिस्नी मानक की माँ है तथा इसको मानक के युद्ध से लौटने की प्रतीक्षा है। जब एक माँ के बच्चे कहीं चले जाते हैं, माँ तरफ उठती है कि मेरा बच्चा कब आएगा, इसलिए बिस्नी उसकी माँ है ना, बिस्नी उसकी माँ है मानक की, उसको प्रतीक्षा मेरा बच्चा आ जाए कब आए, लेकिन अभी तक उसकी माँ उसके बच्चे नहीं आ रहे थे। उसके बाद नामवर सिंह किन कविताओं को, है ना, श्रेष्ठ मानते हैं, मानो किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते, ध्यान से ना, नामवर सिंह समाज की चिंता करने वाली कविता को श्रेष्ठ मानते। देखो कविता का अर्थ ही होता है, कविता क्या होता है, अभी समय नहीं हम बताए उतना, लेकिन बता देते हैं, आप लोग समझिए। कविता का अर्थ होता है जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उस चीज का भावना आपके अंदर में उत्पन्न होना। तो वो कविता अगर हो रहा तो वो कविता नहीं हो जाएगा, वो कहानी हो जाएगा, वो निबंध हो जाएगा। वे कहता है कि मानववर्षित कविता, समाज की चिंता करने वाली कविता को श्रेष्ठ मानते हैं तथा आलोचना व वैयक्तिक धुरित और आत्म आत्मपरकता और अल्पवित लिविक और गीत को, है ना, श्रेष्ठ मानते हैं। नाम और प्रगतिशील कवियों की कविता श्रेष्ठ समझते हैं। कहता है नामवर सिंह उस कविता को अच्छे मानते हैं जिस कविता में समाज की अच्छाई और सच्चाई के बारे में लिखा हुआ हो, जो समाज को आगे बढ़ने के बारे में बतलाता हो, और जिसमें गीत के बारे में दिया हुआ हो, उसी को क्या करते हैं, नामवर सिंह कविता को बेहतर समझते हैं। परगीत परगीतमक का अर्थ क्या होता है, आलोचना की दृष्टि से क्यों कहा जाता है, देखो परगीतात्मक का अर्थ है आलोचकों आलोचकों की दृष्टि से व्यक्ति काव्य से निबंध इस रोमांटिक परगीता में भूल एवं बहिष्कार के द्वारा कि व्यक्ति असली सामाजिक का मतलब उपहार करता है। इस सब चीज को एक बार देख लेना, क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, याद रखना अभी तक कविता का नहीं आ रहा है, अभी हम लोग हिंदी का ही पढ़ते हैं, इसके बाद आएगा, है ना। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थे, क्वेश्चन हम बता दिए थे, बिस्नी और मुन्नी को डाकिया की प्रतीक्षा थे। आगे हम बात करते हैं। कुंती का परिचय अपने शब्दों में दिए। कुंती बिस्नी की एक पड़ोसी थी, ये भी क्वेश्चन पढ़ चुके थे, आगे हम बात करते हैं। रिपीट हो गया। हम्म, हाँ, यहाँ से परगीत का अर्थ क्या होता है, ध्यान से, परगीत पर ये भी तो पढ़े हैं। अरे टाइपिंग भाई। हाँ, परगीत है ना, परगीत क्या है, परगीत उसे कहते हैं जिसे हम गीत की तरह गा सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, परगीत कहते हैं। परगीत किसे कहते हैं, जिसे हम गीत की तरह गा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं बोलो तो, परगीत कहते हैं। परगीत किसे कहते हैं, बाबू वहां पे थोड़ा डबल डबल आ गया, इसलिए मेरे दोस्त नहीं पढ़ा है ना। परगीत किसे कहते हैं, जिसको हम गीत की तरह गा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं बोलो तो, परगीत। डायरी डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, डायरी को लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें हकीकत लिखा जाता है, ये भी लिखा हुआ है। तो डायरी का लिखना क्यों मुश्किल है, डायरी में शब्द को और अर्थ के बीच, हाँ, तटस्थता कम रहती है। यदि शब्द का भंडार उन शब्द में के लायक के भाव ही ना होते, तो डायरी में मुक्त काश भी ना होता, तो सूक्ष्म भी शब्दार्थ और भावार्थ के आंशिक मेल के कारण डायरी का लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब डायरी का लिखना इतना झोल झाल कोई जरूरी नहीं है। डायरी का लिखना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें शब्द को मिला के लिखना पड़ता है, और सच को हमेशा सत्य को लिखना पड़ता है, सच को लिखना पड़ता है, इसलिए डायरी को लिखना क्या बोलो तो मुश्किल है। अगर आप डायरी को लिख रहे हैं तो उस डायरी को लिखते समय अपने अच्छाई को, एक तो अच्छाई लिखे, बुराई को नहीं लिखे तो डायरी नहीं हो पाएगा, वही कहना चाहता है। इसलिए डायरी को लिखना क्या बोलो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। धरती का क्षण से क्या आशय है, धरती का क्षण से आशय है कि जिस जिस पल क्या होता है बोलो तो, है ना, जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो वह धरती का क्षण हो जाता है। ये क्वेश्चन को मत देखना, वो क्वेश्चन, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन है 42। अब आएगा आपका, अब आएगा कविता। कहता है तिरिच किसका प्रतीक है, याद रखना तिरिच आप लोगों को पढ़ाए होंगे। तिरिच वो है जिसपे जो किसी को काटते हैं तो मर जाते हैं। कहानी में तिरिच का प्रचलित विश्वास और रूढ़ियोवादी का, याद रखना, जब लेखक के पिताजी को तिरिच काटते हैं तो वो जाते हैं शहर की तरफ, और शहर के लोग उसको पागल समझता है, मार देता है। इससे तिरिच का अर्थ बतलाया गया, यानी एक ऐसा इंसान जो विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक होता है, जिसपे विश्वास हम लोग नहीं कर सकते हैं, वही है तिरिच। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहता है कि, है ना, देखो कहता है कि जीवन में विद्रोह का क्या क्या
स्थान है। याद रखना, जीवन में विद्रोह का स्थान क्या है? देखो, जीवन में विद्रोह का यह स्थान है कि हम अपने मन मन में उत्पन्न उत्पन्न भय के लिए लड़ते हैं, जैसे परंपरा, धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ लड़ते हैं। इस सब से बड़ा भी है ना कुछ और है, वह हमारी वास्तविकता है। वास्तविकता मतलब वो हमारे खुद का पहचान है। जीवन जिसमें ना कोई महत्वाकांक्षा, ना कोई डर है और ना कोई चिंता, वो वास्तविकता जीवन जीवन है। और हमें अपने वास्तविकता जीवन के लिए विद्रोह करना पड़ता है। ये याद रखना, जीवन में विद्रोह है, जीवन में स्थान है, जीवन में सब चीज है। और जीवन में हम लोगों को विद्रोह करना इसलिए क्योंकि उसमें हमको खुद से लड़ना पड़ता है, अपने आप को त्यागना पड़ता है। इसलिए जीवन में विद्रोह का है ना स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आप इंसान सबसे लड़ लेगा लेकिन अपने आप से नहीं लड़ पाता है। जो अपने आप से लड़ना सीखता है वही कामयाब व्यक्ति हो जा पाता है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकता है। याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन फंस सकता है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकता है। जहाँ भय होता है वहाँ मेघा नहीं हो सकता है, क्योंकि भय जो होता है वो मेघा को दबा देता है, मेघा को कमजोर कर देता है। और मेघा जो है वह शक्ति है। मेघा क्या है बोले तो शक्ति है, जिसमें आप अपने वास्तविकता को खोजते हैं। भय का मतलब डर, मेघा का मतलब होता है शक्ति, जो अपने आप वास्तविकता खोजते हैं। और जब आपके अंदर भय होता है तो आपकी मेघा है ना कमजोर हो जाता है। याद रखना, यहाँ पे दो शब्द दिया, मेघा, उसके बाद भय। मेघा का मतलब होता है डर, मतलब भय का मतलब है डर, मेघा का मतलब होता है वास्तविकता, शक्ति। अगर आपके अंदर में डर है तो आपकी शक्ति जो है खत्म हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे मैं होगा वहां पे है ना, जहाँ जहाँ भय होगा वहां पे मेघा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेघा जो होता है मेघा जो होता है वो शक्ति होता है। और जहाँ पे भय होता है वहाँ डर होता है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई एक साथ होगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कहते हैं जैसी के दो रचना को लिखिए, बस जैसी के दो रचना है ना, जैसी के दो रचना पद्मावत है, पद्मावत है, उसके बाद क्या बोले तो पद्मावत है, उसके बाद अखरावट है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा है ना, ये सब क्या है, जैसी के दो रचना है, उसके बाद लिख दीजिए। उसके बाद करवक के कवि, करवक के कवि की सोच क्या है? करवक मलिक मोहम्मद जैसी में हम लोग पढ़े थे। याद रखना, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में हम सभी को बतलाएगा, है ना। नेट चल रहा है क्या? ठीक। बताओ, क्या समझ में आ रहा? हेलो, हेलो, बोलो। करने आधा घंटा रुकिए ना। ठीक, देखिए। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चे, बस 46 अभी क्वेश्चन बाकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे कविता की तरफ, ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए। करवक के कवि सोच क्या है? देखो, करवक को लिखने वाला मलिक मोहम्मद जैसी है, जिसके पास में एक आंख और एक कान थे, बाएं आंख और बाएं कान से वंचित थे। उसके चेहरे पे चेचक का दाग था। उसका सोच क्या था? याद रखना, आप लोगों को हम बताते हो। उसका सोच ये था कि करवक के कवि के सोच यह है कि कविता कवि के व्यक्तित्व के अनुरूप होता है ना। जैसे के अनुसार कविता को उन्होंने रक्त की लई लगाकर जोड़ा है। इसमें गाड़ी गाड़ी प्रीत नैन जल भई, फूल झर नष्ट हो जाता है, पर उसके खुशबू नहीं जाते हैं। कवि एक दिन मर जाएगा लेकिन उसकी लिखी हुई कविता नहीं जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते कवि ने है ना अपने कविता में लिखा। कविता में कवि करवक के कवि का सोच यह है कि मैंने इस कविता को अपने रगत के लई से लिखा हूँ। और ये कविता को लिखते समय मेरे आंख से आंसू जा रहा था। उसका मानना था, फूल मरे पर मरे न बांसु, फूल तो टूट जाता है लेकिन उसके खुशबू नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार इस संसार से इंसान तो चले जाते हैं लेकिन उसके गुण उसके कर्म नहीं जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसे ने अपने कविता का के बारे में ये चीज को लिखा है। ठीक है, आगे हम बढ़ने का कोशिश करते हैं। देखो कहता है, ध्यान से सुनने का कोशिश। उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन में कहता है कि देखो, कहता है कि जैसी की रचित पहले करवक में कलंक और कांच का क्या तात्पर्य है? पहले पहले करवक में कलंक कांच का तात्पर्य है कि जब तक कच्चे कच्चे सोने को कोयला कलंक में तपाया नहीं जाता है तब तक कि वह सोना स्वर्ण कांच के समान नहीं होता है। और कच्चे सोने को है ना कोयला में तपाने के बाद ही कंचन बनता है ना। इसलिए पहले करवट में ये बात को बताया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहता है कि
ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? तो ब्रज भाषा का प्रारंभिक कवि अगर कोई है, वो है कौन है बोले तो सूरदास है। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कोई है, क्या बोले तो सूरदास है, याद रखना, है ना, इसको याद रखना। ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? सूरदास है। आगे हम बात करते हैं, है ना, 49 नंबर है। नाभादास ने छप्पे में कबीर की किन विशेषता के बारे में बतलाया? कबीरदास वही है जिन्होंने कहा था, भक्ति विमुख जो धर्म स्वधर्म करेगा, यज्ञ व्रत दान भजन बिनु सब तुच्छ दिखाए। मतलब जो इंसान भक्ति से मुंह मोड़ता है, उसका कितना भी यज्ञ कर ले नहीं हो पाएगा। वही कहता है कि देखो किस चीज के, तो कबीरदास का मानना था कि जात पात में कबीर भेदभाव नहीं करता था, पक्षपात नहीं करता था। कबीर हमेशा भक्ति की बात करते थे और जो बोलते थे सत्य को बोला करता था। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, देखो 50 प्रश्न है ना। मुख देखी नई भानी का क्या अर्थ होता है? याद रखना, मुख देखी नई भानी का अर्थ होता है कि जब कोई इंसान, है ना, मुख देखी भानी का क्या अर्थ होता है, ये कबीर पे कैसे लागू होता है, इसको हम एक बार बताते हैं। मुख देखी मतलब आजकल के बड़े बड़े आदमी जो होता है, लोगों को देख के बात करता है। ये अमीर है इससे बात करेंगे, गरीब है इससे बात नहीं करेंगे। लेकिन कबीर देश ये नहीं करता, कबीर ये नहीं करता। मुख देखी नई भानी का अर्थ है कि ये कबीर दास किसी भी इंसान के साथ मुख देखी नहीं बात करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हमेशा सत्य के बारे में बोलता। और एक अच्छे व्यक्ति का पहचान ही होता है कि आप मुंह को मत देखिए, जाति को मत देखिए, एक इंसान का प्रतीक दीजिए, है ना। और यही कबीरदास पे लागू। कबीरदास किसी में भेदभाव नहीं करते थे। कबीरदास के सामने सभी एक इंसान है, उसके सामने पहले इंसान आता है, उसके बाद कोई चीज आता है। इसलिए कबीरदास किसी को मुंह देख के बात नहीं करते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देख लेते हैं, है ना, ठीक है। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? बताओ, एक बार कमेंट करो तो, है ना। आज बहुत, क्या हेलो, समझ में आ रहा है बाबू? बतलाओ, है ना, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, ठीक। अब क्या नाम है काशिफ कमर, समझ में आ रहा भाई? आगे हम बताओ, क्योंकि अभी 50 प्रश्न देखते हैं हमारे साथ कितने भी मेरे प्यारे अच्छे दोस्त मित्र दे रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखो कहता है कि वही आगे क्वेश्चन कहता है कि ध्यान से सुनने का कोशिश करना। कहता है कि रक्त के लई का क्या अर्थ होता है? ध्यान से, रक्त के लई का अर्थ होता है, रक्त का मतलब होता है खून। रक्त का अर्थ मतलब क्या होता है बोलो तो, रक्त का मतलब होता है खून। रक्त का मतलब होता है खून, लई का मतलब होता है जोड़ना, लई का मतलब क्या होता है बोलो तो जोड़ना, है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, आप समझो इसका अर्थ क्या होगा। उत्तर, रकत का लय का अर्थ होता है कि जोड़ना। कवि कवि कहता है कि मैं इस कविता को अपने खून से क्या बोलो बोलो तो लिखा हूं। यही तो रकत के लय का अर्थ होता है, खून। कवि कहता है मैंने इस कविता को अपने खून से क्या क्या बोलो तो लिखा। सूरदास के प्रथम पद में किस रस का व्यंजना है? याद रखना, सूरदास के प्रथम पद में वात्सल्य रस का व्यंजन है। वात्सल्य रस का अर्थ होता है माता पिता, क्या बोलो तो, माता पिता, माता, माता, उसके बाद पुत्र के बीच के मोहब्बत, क्या माँ और पुत्र के, भाई बहन माँ, उसके बीच की मोहब्बत को वात्सल्य रस का हम लोग कहते हैं। गाय किसके और दौड़ पर रहा था? याद रखना, गाय जो है ना बछड़े को क्या कर रहे थे बोलो तो दौड़ पड़ रहे थे। गाय किसके और दौड़ पड़ रहे थे बोलो तो बछड़े को। जब हम लोग पढ़े थे तो कह रहा था ना, जग्ञ ब्रज का राजकुमार कवल कुसुम फूले, है ना, गाय बछड़े की तरफ जाने के लिए तड़प रहा है। वही कह रहा था, गाय किसके और दौड़ पड़ रहा है बोले तो, गाय जो है ना बछड़े की ओर दौड़ पड़ रहा है, ठीक है। गाय जो है ना, गाय किसको, जी सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक, थैंक यू भाई नफीस भाई, ठीक। तो गाय किसके और दौर पड़ रहे थे बताओ जी, गाय किसके और दौर पड़ रहे थे? तो गाय बछड़े के और दौर पड़ रहा था। भाई मेरे साथ दीजिएगा, आप ही लोग मेरा एनर्जी है ना, मेरे एनर्जी आप ही लोग है। देखते हैं कब तक क्लास खत्म होता है, ठीक है। आज आप लोगों के लिए ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं। वो कहता है जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। तुम लोगों को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? नहीं, आपके आवाज सर लौटेंगे भाई, बहुत जल्द लौट लौट चुके हैं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ने वाले नहीं है। ये एम्पायर ऑफ आर्ट्स एक दिन आएगा बहुत खतरनाक रूप में, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। कहता है कि तुलसी ने अपना अम्ब कहकर किसको संबोधित किया था? तुलसी ने अम्ब कहकर किसको संबोधित किया था? तुलसी ने अम्ब कहकर माँ सीता को संबोधित किया था। तुलसी ने सीता को माँ कहा, क्योंकि माँ अपने बालक का इच्छा को पूर्ण करने में मदद करता है। अब तुलसीदास ने माँ को
मतलब सीता माँ को कहे, क्योंकि माँ का अर्थ होता है, मतलब माँ, अम्ब का मतलब होता है माँ, और माँ अपने बच्चे को बात नहीं काटते, कभी भी बात नहीं काटता है, इसलिए उन्होंने तुलसीदास ने, है ना, उसको सीता माँ को माँ का शब्द के बोले थे, ठीक है। तुलसी तुलसी को किस चीज के भूख थे, तो भक्ति का भूख, क्या बोले, तो तुलसी को राम की भक्ति की भूख है। तुलसीदास राम को समझ समझ के संपूर्ण, है ना, संपूर्ण करने वाले, वे भक्ति की भूख मांगते हैं, याद रखना, एक लाइन में लिखना, है ना, तुलसीदास को भक्ति का भूख है, क्या बोलो, तो भक्ति का भूख है ना, भक्ति का भूख है तुलसीदास को, ठीक है। याद रखना, भूख दो प्रकार के होता है, वो एक वो भूख जो हम लोग खाते पीते हैं, लेकिन एक वो भूख होता है जिस भूख के प्रति हम लोग रोते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इसी को कहते हैं। तुलसीदास को किस चीज का भूख था, है, क्या था बोलो, तो भक्ति का भूख था, ठीक है, भक्ति का भूख था। आगे हम बात करते हैं। तुलसी अपनी बात सीधा राम से ना कहकर सीता सीता माँ से क्यों कहे थे, याद रखना, है ना, तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से इसलिए कहलवाना चाहते थे, है ना, क्योंकि सीता श्री राम की दासी है और तुलसी सीता के दास है। तुलसीदास जी अपने बात बात माता सीता से कहलवाते हैं, क्योंकि दासी की बात को कोई नहीं काट सकता है, इसलिए तुलसीदास सीधे राम से नहीं कहकर सीता माँ से कहते थे कि आप जाके मेरे बारे में थोड़ा सा बतला दीजिएगा, किसको, राम भगवान। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, टेस्ट एग्जाम में पूछा था, उसके बाद एक स्कूल में भी हुआ था, वहां पे पूछा था, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया था। याद रखना, कबीरदास का मानना था असल होता है भक्ति, उसके बाद कुछ होता है, तो कबीर ने भक्ति को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि कबीर का मानना था कि, है ना, जो इंसान भक्ति नहीं करता है, चाहे वह चिन्ह जितना भी यज्ञ व्रत दान भजन कुछ भी कर ले, है ना, सब उसके सामने छोटा, अगर अगर वो चाहे कि हमारी भक्ति उत्तम हो, तो सबसे प्यारी, है ना, तो वो सबसे पहले वो अपने हृदय में भक्ति के बारे में सोचे और अपना धर्म का पालन करे। कबीरदास भक्ति को कितना महत्व दिया, कबीरदास ने भक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया। कबीरदास का मानना था कि जो भी इंसान चाहता है कि मेरा भक्ति अच्छे हो, तो सबसे पहले उसको ईश्वर के प्रति के अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और वो भक्ति करेगा, तब जाकर उसका भक्ति बेहतर हो पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कबीरदास ने बहुत ज्यादा भक्ति पे क्या दिया बोले, तो बल दिया था। इतना बात को आप लोग लिख दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, शिव शिवा जाना का तुलना भूषण ने किन किन से, शिवाजी की तुलना, शिवा जाना नहीं होगा, शिवाजी, शिवाजी की, शिवाजी यहाँ पे हो जाएगा शिवाजी, है ना, शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने किन किन रूप से किया था, आपको बता दे। शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने, शिवाजी वही है जिसका कहता है जब उसका सूर्य का जब उसका तलवार निकलते थे, सूर्य को, है ना, चीरते फाड़ते, शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने, है ना, कवि कवि भूषण ने निम्नलिखित चीजों से किया, जैसे इंद्र भगवान, है ना, समुद्र का अग्नि, है ना, मृगराज, मृगराज का जंगल का राजा, बाघ तथा परशु, है ना, परशुराम, कृष्ण भगवान से किया था। ये सब चीज के बारे में आप लिख दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं शिवाजी। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया था, देखो, शिवाजी का तुलना कवि भूषण ने मृगराज से इसलिए किया था, मृगराज का अर्थ होता है जंगल का राजा। जिस तरीके से शेर जंगल में जाता है तो सभी जानवर भाग जाया करता है, ठीक उसी प्रकार जब शिवाजी अपने शत्रु के राज दरबार में जाया करते थे, तो शत्रु उस पूरे खाली कर दिया जाता था, इसलिए शिवाजी ने कवि भूषण का तुलना, है ना, इसलिए कवि भूषण ने शिवाजी का तुलना मेघराज से किया था। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वही बात यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है, शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने मृगराज से इसलिए किया था, क्योंकि मृगराज का अर्थ होता है राजा सिंह। राजा जिस तरह से जंगल में शेर दहाड़ता है तो सभी जानवर डर के मारे भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार जब राजा जाते हैं तो उसके छुप 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 जाया करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं लोग, है ना, इस प्रकार कवि भूषण का तुलना शिवाजी से किया था, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो, छत्रसाल की तलवार कैसी वर्णन कीजिए, छत्रसाल की तलवार का वर्णन कीजिए। क्या नेट रुक गया क्या? नेट, आवाज जा रहा है ना भाई? आवाज आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, बकर, आवाज आ रहा है, ठीक। तो छत्रसाल की तलवार कैसी है उसका वर्णन कीजिए, छत्रसाल का तलवार कैसी है उसका वर्णन कीजिए। कवि भूषण की तलवार के वर्णन कुछ इस प्रकार किया है, कहता है कि छत्रसाल का तलवार सूर्य की प्रलयकारी किरणें के समान है, जो अंधकारों को काटती है हुई शत्रु के गर्दन पर नागिन की तरह चलती है। छत्रसाल की तलवार जब चलती है ऐसा ऐसा लगता है जैसे कि काल की देवी माँ काली के प्रश्न करने के लिए जाता है। यही तलवार, छत्रसाल के तलवार के बारे में क्या क्या बोला तो वर्णन किया। आगे हम बात करते हैं, ध्यान सुनना, शिवाजी का, है ना, शिवाजी का तुलना भूषण ने किन किन चीज से किया था। शिवाजी का तुलना कवि भूषण ने यह पढ़ा दिए हैं,
है ना, ये पढ़ा दिए हैं, आगे हम बात करते हैं। शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने मेरे राज से किया गया था। अच्छा, ये भी होता है। डबल डबल क्वेश्चन, हृदय की बात क्या है? हाँ, यहाँ क्वेश्चन है हृदय की बात क्या है? हृदय की बात क्या है? याद रखना मेरे दोस्त, हृदय की बात तुमुल कला जब हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे कि हृदय की बात क्या है। हृदय की बात का अर्थ होता है, हृदय की बात का तात्पर्य है, हृदय की बात का तात्पर्य यह है कि प्रेम, दया, ममता, कोमल आदि का वास होना, इसी भावना को हृदय की बात का अर्थ होता है प्रेम, दया, कोमलता का वास होना, उसी को तो कहते हैं हृदय की बात। तुमुल कला में जब एक पुरुष परेशान हो जाते हैं तो उसके पास एक स्त्री आती है और आने के बाद उसको अच्छी अच्छी बात कहते हैं, उसके लिए सब चीज करते, खाना बनाते हैं, उससे बात करते, वही तो है हृदय की बात। यही कहता है हृदय की बात का अच्छा प्रेम होना, ये हो, ठीक है। उसके चाकती पक्षी किसके, देख याद रखना, चाकती एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए, है ना, चाकती, है ना, पक्षी जो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसते हैं, अर्थात जल के कण के लिए तरसते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं चाकती, है ना, स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसते हैं। नक्षत्र का एक बूंद, जब बारिश होता है तो वो बूंद के लिए स्वाति पक्षी तरसते हैं, है ना, यही कहना चाहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कहता है शिवाजी का तुलना भूषण ने किन से किया था? शिवाजी का तुलना कवि भूषण ने निम्नलिखित इंद्र भगवान से किया था। ये क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, शिवाजी, मेरे दिमाग से यार कहाँ कहाँ क्वेश्चन आता है, 6 साल का तकवा, हाँ। कवित्री का खिलौना क्या है? ये कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है बोलो तो? कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों के लिए जिस प्रकार खिलौना उसका प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार माँ के लिए उसका बेटा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। हम सभी लोग कह सकते हैं कवित्री खिलौना। कवित्री का खिलौना क्या है बोलो तो? कवित्री का खिलौना जो है, कवित्री का खिलौना है तो उसका क्या बोलो तो? कवित्री का खिलौना उसका पुत्र है। जिस तरीके से एक बच्चा के लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है, उसका खिलौना होता है, तो एक माँ के लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है बोलो तो? है ना, उसका पुत्र होता है। याद रखना, माँ वो इंसान है, माँ वो औरत है जो अपने बच्चों के लिए अपना जान को कुर्बान कर देते हैं। माँ वो है जो अपने बच्चों के चक्कर में भूखे सो जाते हैं। माँ वो है जो अपने बच्चों के लिए दर दर भटकते हैं। माँ वो है, ना वो हिंदू देखता है, ना मुस्लिम देखता है, ना ब्राह्मण देखता है, वो कोई भी जाति को नहीं देखता है। अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए वो हर दरवाजे को खटखटाते हैं। इसलिए अपने माता और पिता का सम्मान कीजिए। इस संसार में माँ और पिता से बढ़ के कोई नहीं है, इसलिए आप अपने माँ पिता का सम्मान कीजिए। तो कविता में खिलौना का क्या मतलब, कवित्री की खिलौना क्या है? कवित्री की खिलौना उसका क्या बोले तो? कवित्री खिलौना उसका, है ना, उसका क्या बोले तो? पुत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कवित्री स्वयं को असहाय विवश क्यों समझते हैं? कवित्री स्वयं को असहाय विवश इसलिए समझते हैं। कवित्री कहता है कि देखो आज पूरे संसार के लोग खुशी मना रहा है, लेकिन मैं अभागिन औरत जो अपने बच्चों को 9 महीना गर्भ में रखे, उसको जन्म दिया और जन्म देने के बाद वो हमको छोड़ के चले गए। आज सभी लोग खुश है, लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी लौट के नहीं आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कवित्री स्वयं को असहाय और विवश समझते हैं। ठीक है, ये बात लिखा हो यहाँ पे, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश, है ना, इसलिए से कहते हैं क्योंकि उसने अपने बेटे की देखभाल तथा पालन पोषण अपना पूरा ध्यान लगा दिया, उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा, ठंड ना लग जाए, बीमार ना पड़ जाए, इस डर से उसे गोद में से नहीं उतारा और अपने बेटे को बचाने के लिए मस्जिद में जाके पूजा किया, है ना, फिर भी अपने पुत्र को नहीं बचा। कितना दुख की बात है। एक माँ जब अपने बच्चे का तबीयत खराब होता है तो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ठंडी, गर्मी, आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी नहीं देखता। वो ना हिंदू को देखता है, ना मुस्लिम को देखता है। अगर उसको कहता है कि आप मंदिर में के पास जाइए, पुजारी के पास जाइए, भागते दौड़ते पुजारी के पास में चले जाते। वो माँ है जो अपने बच्चे को पल भर के सुकून देने के लिए अपने जिंदगी का पूरा सुकून को मार देता है। वो है माँ। वो माँ है हम सभी का। याद रखना, इस पृथ्वी पे माँ ही है जो आपको इतने लायक बनाया, और आप अभी कहीं पर भी है तो एक माँ के बदौलत है। इसलिए माँ अपने आप को असहाय और विवश समझती है। अगर क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि माँ बचपन से लेके जवानी तक आपके साथ में रहते हैं, आपके सारे सुख दुख में शामिल होते हैं, क्यों नहीं समझेगा? इसलिए माँ अपने आप को असहाय भी बस समझते हैं, क्योंकि उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए और उसके उन्होंने अपने बच्चों के लिए ना जाने क्या किया। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, याद रखना, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। अगर आप लोग अपने माँ से मोहब्बत करते हैं तो मेरे दोस्त इतना पढ़िए कि आगे चल के अपने माँ के लिए, जब आपकी माँ किसी चीज के बारे में बोले
उसका कीमत ना पता करना पड़े, उसके बारे में सोचना ना पड़े कि मेरी माँ को ये दिलाएँगे, कितना रुपया देना पड़ेगा। ऐसा लड़का बनिए, ऐसा बेटा बनिए, माता-पिता किसी चीज़ पे हाथ रख दें तो उसको हम खरीद के लेके दे सकते हैं। अगर नहीं है तो धिक्कार है ऐसा जवानी पे, आप मर जाइए अपने माता-पिता के लिए, नहीं करना चाहते हैं तो। देखिए माँ के लिए पुत्र ने क्या किया, कहता है कि माँ के लिए पुत्र ने क्या किया, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। माँ के लिए पुत्र ने माँ अनेकों काम करती है, पुत्र के लिए माँ अपना सभी सुख-दुःख को भूल जाती है, उसे अपनी सुख-सुविधा का ख़्याल नहीं रहता है, अपने पुत्र के लिए ना जाने क्या-क्या काम करते हैं। माँ के लिए अनेकों काम करते हैं, सुख-दुःख को सब चीज़ को छोड़ देते हैं, उसके लिए वे के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है, सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती है, उसे लोरी सुनाती है ना? मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है ना? मन्नत माँगता है, ये सब सारा काम करते हैं। माँ के लिए माँ अपने सब सुख-सुविधा को छोड़ देते हैं, मंदिर मस्जिद में जाके पूजा करते हैं, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सारे काम करते हैं। माँ तो यही करता है अपने बच्चों के लिए, है ना? जैसे आप लोगों के लिए आपके गुरुजी कितना मेहनत करता है रात में, है ना? कितना मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है क्लासरूम में, ठीक है? हाँ, अब्बू भाई माँ के लिए, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे नन्हे-मुन्ने क्यूट सा बच्चा, प्यारा बच्चा, है ना? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, ओ मेरी माँ, क्या हो गया? ठीक है? तो क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है? ऐसा बोरिंग फ़ील तो नहीं हो रहा है ना? मेरे दोस्त नहीं होगा क्योंकि आपके बीच में आपका आवाज़ माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है, बता तो दिए हैं ये भाई, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है, ठीक है? प्रातः काल का नभ कैसा है? आप बताइए प्रातः काल का नभ कैसा है ना? नभ का मतलब कि प्रातः काल का नभ मतलब था सुबह, नभ, प्रातः काल का नभ, क्या होगा बोलो तो नभ कैसा है? तो बोलो प्रातः काल का दृश्य बड़ा मनमोहक है ना? मनमोहक लुभा लेने वाला जैसे कोई स्त्री देखने के बाद लगता है ओ भाई कौन है पता करो दोस्त को बोल दे यार पता करो तो कौन थी वो है ना मनमोहक है कितनी खूबसूरत थी यार देखते देखते गड्ढा में गिर जाते हैं है ना वैसे तो प्रातः काल का नभ कैसा है तो प्रातः काल का दृश्य मनमोहक है भोर का जो आकाश है वो नीला शंख की है ना शंख की तरफ खूबसूरत लगता है दिखने में ऐसा लगता है कि चारों चारों तरफ खुशियों का माहौल है प्रातः काल का नभ बहुत मनमोहक है चारों तरफ ऐसा लगता है कि खुशियों का माहौल है ना चार चांद लगा हुआ वही तो है चार प्रातः काल का नभ नीला शंख का समान है लाल केसर का समान है प्रातः काल का नभ वही ठीक है उसके बाद कहता है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है मेरे प्यारे और अच्छे मित्र को आपको बता दे राख से लिपा हुआ चौका से के द्वारा कवि कहना चाहता है कि है ना सूर्य उदय होने के समय होता है बेहद खूबसूरत लगता है दिखने में ऐसा लगता है कि खूबसूरत सुबह सुबह अपने है ना घर को मतलब घर को चौका को लीप के छोड़कर इस प्रकार का देखो लाख राख से लिपा हुआ चौका का अर्थ होता है कि ऐसा लगता है कोई एक स्त्री मॉर्निंग में अपने चूल्हा को राख से अम्मी लोग जैसे हम लोग नहीं करते हैं चूल्हा को क्या करते हैं जैसे चूल्हा बना हुआ रहता है उसमें ना पोछा लगाते हैं उसमें क्या लगाते हैं यहाँ पे एक तो रहता है आँच देने वाला तो पोछा लगाते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है कितना खूब ऐसे चारों तरफ क्या करता है नींद देता है भाई हमको नहीं आता है ना तो ये कहता है कि राख से लिपा हुआ का क्या अर्थ होता है राख से लिपा हुआ का मतलब होता है ये कि ये होता है कि एक लगता है कि एक सुंदर स्त्री सूर्य को नींद के छोड़ के चला गया ऐसा सूर्य का प्रकाश हम सभी को देखने में अच्छा लगता है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धूल गई हो क्या कहना चाहता ध्यान सुनो कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग टू उषा शमशेर बादो सिंह से लिया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सूर्य उदय होने से पहले ऐसा लगता है कि कोई लाल केसर धो दिया सूर्य बहुत खूबसूरत प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि लगता है कि क्या लाल केसर से उसको धो के चला गया इतना बेहद खूबसूरत लगता है क्या लगता है बोलो तो है ना सूर्य लगता है इसलिए प्रातः काल में जाइए यार मॉर्निंग में जाइए आपको पता चलेगा वाह क्या नजारा है मस्त नजारा है ना इसलिए जाइए 5 बजे जाइए है ना खाइए पिए नाश्ता कीजिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए है ना उसके बाद तो उषा का जादू कैसा है उषा का जादू कैसा है उषा का जादू बहुत खूबसूरत उषा का जादू सूर्य उदय होन, होते समय गहरा नीला शंकर पवित्र जैसे दिखाई देता है जैसे सूर्य का है ना सूर्य का पूरे संसार को जगमगा देता है ना उषा का जादू टूट जाता है सूर्य मतलब कहता है उषा का जादू कैसा है उषा का जादू बहुत खूबसूरत है ना प्रातः लाल केसर और लाल खड़िया चा किसके लिए प्राप्त किया गया लाल केसर और लाल खड़िया सूर्य के लिए है ना सूर्य के लिए कहता है कि जब सूर्य उदय होता है तो उस समय लगता है कि हमारे सूर्य जो है
हमारे सूरज जो ऐसा महसूस होता लगता कि कोई एक सुंदर स्त्री क्या क्या है ना, चूल्हा को नीप के छोड़ के चले गए, कितना खूबसूरत लगता है। या केसर ले आया, उसको धो दिया और इतना खूबसूरत लगता है। वही कहता है कि ये प्रश्न कहता है कि लाल केसर है ना किसके जैसा लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद कहता है, आगे हम लोग आगे बात करते हैं। तुमने क्वेश्चन, उषा का जादू टूटता है ना, उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू जो है ना, नीला शंख लाल केसर नीला जल के समान होता है। ठीक है, नीला शंख और लाल केसर के समान होता है। ठीक है, आगे हम बात करने का कोशिश करते हैं मेरे अच्छे मित्र। क्या हो गया जी? ठीक, देखो प्रश्न, उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य उदय होने के बाद उषा का जादू क्या होता है? टूट जाता है। जैसे आपको बताते हैं, आपके लिए मॉर्निंग कब होगा? जब गेट का दरवाजा खोलिएगा, रोशनी घुस जाएगा, है ना, ऐसे घुसेगा, ओ जगो जगो, रे रमेश रमेश जगो जगो, है ना, जग जाते हैं, तो आपके लिए मॉर्निंग हो गया। उषा का जादू कब टूटेगा? जब सूर्य उदय होगा, सब चीज खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो जाएगा। वही होता है, सूर्य उदय होने के बाद उषा का जादू टूट जाता है। क्या होता है बोलो तो? उषा का जादू कब टूटता है? उषा जादू सूर्य उदय होने के बाद क्या होता है बोला तो टूट जाता है। आगे हम बात करते हैं। प्रश्न, नील जल में किसकी गोद दे? झिलमिल झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन, है ना। सर बीच में एक सॉन्ग हो जाए प्लीज। ठीक है सर, बीच में एक सॉन्ग हो जाए। हाँ हाँ, सॉन्ग तो गाते हैं सर, बीच में एक, अरे गधा, बीच में एक सॉन्ग हो जाए। सॉन्ग ठीक है, सुनाते सॉन्ग। हो आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी सोची बात नहीं ये, तेरी या मेरी सोची बात नहीं, दिल तर पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। हो जा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। तो आज की और अब की क्लास है मेरे लिए और तेरे लिए, सुना दिए। तो चलिए अब लोग हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं भाई। ठीक, देखो सॉन्ग लास्ट में सुनाएंगे और अच्छा, ठीक है कहता है। उसके बाद देखो कैसा लगा रहा है, ठीक लगा भाई ना ना, कैसा लगा? वाह 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 बेटा, सबका दिल टूटा हुआ, सब ब्रेकअप हुआ मेरे क्लास में आ गया है लगता है ना। अच्छा, देखो एक दिल को तो, अच्छा देखो फिर ये, ठीक। चलो हम लोग अब पढ़ते हैं। हाँ देखते हैं भाई, आगे कहते हैं। आगे क्वेश्चन, अब ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, तो बस आराम आराम से हम लोग कर लेते हैं यार, थकेंगे थोड़े। देखो कहता है कि लाल नील जल में किसकी गोर दे झिलमिल कह रही है। झिलमिल सितारों, गाना सुनाया था झिलमिल सितारा। ठीक है, तो नीला आकाश में सूर्य के प्रातः कालीन करने में करते झिलमिल कर रहे हैं, मानो ऐसी की, है ना, एक सुंदर स्त्री क्या कर रहे हैं, मतलब जब सूर्य का उदय होता है तो यहाँ पे एक जल है ना, तालाब है। जब यहाँ से सूर्य निकलता है तो जब इसमें आता तो लगता क्या, एक सुंदर स्त्री क्या कर रही है बोलो तो, इसमें तैर रही है। इतना खूबसूरत स्त्री इसमें क्या कर रही है, तैर रही है। क्यों? क्योंकि जब ये सूर्य उदय होने से पहले जब थोड़ा थोड़ा करके लाइट, जब प्रकाश उदय होता है यहाँ तक पहुंचता है, तो वही कहता है सूर्य उदय होने के बाद ऐसा लगता है कोई एक सुंदर एक स्त्री क्या कर रही है बोलो तो, है ना, उसमें तैर रही है। हर चरना कौन है? ये तो बचपना है। हर चरना है गरीब आदमी, उसका पहचान क्या है? और फटा सुधा कपड़ा पहने। और हर चरना क्या है, उसकी पहचान क्या? हर चरना एक गरीब आदमी है, उसकी पहचान यह है कि फटा सुधा कपड़ा पहनना है ना, उसकी पहचान क्या? फटा सुधा कपड़ा पहनना उसका पहचान है। अधिनायक कौन है? उसकी क्या पहचान है? उसकी क्या पहचान है? अधिनायक आजकल के नेता, अधिनायक आजकल के, है ना, अधिनायक कौन? अधिनायक आजकल के तानाशाही और शोषण करने वाले नेता है। उसकी पहचान यह है कि गरीबों को परेशान करता है और अपना गुण गुण आम जनता से, है ना, करवाते हैं। अधिनायक नेता है वो नेता, याद रखना मेरे दोस्त, एक बात बता देते, अधिनायक उसको कहते हैं, नेता को कहते हैं, उसका पहचान होता है गरीबों को परेशान करना और अपना जय जयकार लगाना। वो आज हमारे देश के अंदर में
हमारे देश के अंदर में ये सब चीज़ चल रहा है। एक गरीब को परेशान करता है, उससे जय-जयकार लगाता है, उसके लिए कोई सुख-सुविधा नहीं देता। जब गरीब का बच्चा जब गरीब उसके लिए आवाज़ लगाते हैं, उस पे लाठी चार्ज किया जाता है, उस पे मारा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे देश के लोग कह रहा है और हमारे देश के कानून कह रहा है और जो हमारे देश में अभी ये सिचुएशन चल रहा है, वही चल रहा है। जब एक 14 साल के बच्चा जब आवाज़ लगाता है, अपने सरकार को उसकी सच्चाई बतलाता है, उस पे एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। ये हमारे अधिनायक है, ये हमारे नेता है। जिस देश के नेता को एक बच्चा से डर हो मतलब हो कि तो वो देश कैसे डेवलप कर पाएगा? आपके घर के पिता ही आप पूरा कमज़ोर है तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दिक्कत हो जाता है, ठीक है? अधिनायक कौन है? उसके बाद कहता है कि जय-जय कराने का क्या अर्थ होता है? जय-जय कराने का अर्थ क्या होता है? जय-जय कराने का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति डरा-धमका के अपना जो प्रचार-प्रसार कराना। पर जय-जय कराने का अर्थ होता है प्रचार-प्रसार कराना। हम लोगों को डराता है कि भाई अगर तुम नहीं जय-जय मेरा लगाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे। याद रखना है गरीब इंसान मजबूरन क्या करता है जय-जयकार लगाता है यार, क्यों लगाता है? कि उसको डर लगा हुआ रहता है, मेरे लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं लाएगा, मेरे बच्चे को अच्छी भविष्य नहीं दे पाएगा, मेरा सड़क व्यवस्था ठीक नहीं करेगा, मेरा चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं करेगा। इसी वजह से वो डर के हारे जय-जयकार लगाता है, नेताजी का जय हो, नेताजी का जय हो, लेकिन अंदर में मन नहीं करता उसका हम नारा लगाए, क्योंकि वो अपने बच्चे के भविष्य को देखता है, सब चीज़ को देखता है और देखने के बाद वो सोचता है कि अगर हम जय-जयकार नहीं लगाएँगे, तो कल आने वाले समय में मेरे बच्चे का भविष्य ठीक नहीं करेगा, मेरे बच्चे को अच्छा शिक्षा प्रदान नहीं देगा, मेरे बच्चों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं देगा, मेरे हम सभी के लिए एक अच्छा पानी की व्यवस्था नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए डर के मारे वो जय-जयकार लगाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हरचन्ना अधिनायक का गुण क्यों गाता है? उसके डर का क्या कारण है? याद रखना, हरचन्ना अधिनायक के गुण इसलिए गाते हैं क्योंकि अधिनायक बड़े पद पे होता है ना? उसका डर का ये कारण है कि अगर नहीं डरेगा तो सरकारी लाभ उसे नहीं मिलेगा और उसका बच्चा के लिए अच्छे व्यवस्था नहीं देगा। जाहिर सी बात है, एक हरचन्ना एक गरीब इंसान इसीलिए डरता है क्योंकि उसको डर लगा हुआ रहता है कि अगर हम नहीं मतलब अधिनायक का जय-जयकार लगाएँगे तो मेरे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं देगा, इसलिए ज़बरदस्ती उसको जय-जयकार लगाना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं, है ना? बाजा बजाने का अर्थ क्या होता है? बाजा बजाने का वो ढोल पिपी वाला बाजा, मुहर्रम वाला बाजा नहीं है मेरे दोस्त, जिसको हम बजा-बजा के फाड़ देते हैं। बाजा बजाने का अर्थ होता है कि नेता का प्रचार-प्रसार करना, क्या करना? नेताजी का प्रचार-प्रसार करना, है ना? कौन कौन-कौन है वो जनगण मन अधिनायक? कौन है वो जनगण मन अधिनायक? महाबली कवि यहाँ किसके लिए है ना पहचान किया गया, तो कौन है वो व्यक्ति, कवि क्यों कहता है उसको, कहता है इस पंक्ति के माध्यम से कवि भ्रष्टाचारी नेता के पहचान कराने के लिए कहता है। जो भ्रष्टाचारी नेता कहता है जनगण मन जनगण मन का प्रचार प्रसार कराता है, अपने आप को कहता है कि हम बहुत ज्यादा महान है, लेकिन हकीकत में वो महान नहीं है, क्योंकि वो गरीबों से काम करवाता है और वो गरीब जब उसको उस कुर्सी पे बैठाता है तो उसी कुर्सी पे बैठ के उस गरीब के बारे में अलग कानून लिखता है, गरीबी के बारे में कुछ और सोचता है, गरीब का कुछ भी मदद नहीं करता है। जिन्होंने उसको उस पद पे लेके गया, उसी को उस पद पे बैठने के बाद लात मारता है। इसलिए आजकल के नेता बहुत ही खराब हो चुका है। वही कहता है कि वो कौन है जनगण एक अधिनायक है ना? एक अधिनायक, एक नेता है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल कहता है कि प्रश्न बेटियां से क्या क्या सवाल किया था, बेटियां से क्या सवाल किया था, बेटियां से सवाल क्या ये था, ध्यान सुनो, बेटियां से ये सवाल किया था कि बताओ बेटियां कहाँ कहाँ लोहा है। क्वेश्चन सिंपल ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बताओ बेटियां कहाँ कहाँ लोहा है, बेटियां कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। याद रखना, बेटियां कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, चिमटा करछुल, दरवाजे की सिगड़ी, कपड़े सुखाने वाले है ना, जिसपे भैया का चड्डी टांगा हुआ था, तारे की सेफ्टी है ना, भैया का चड्डी, साइकिल आदि ये सब जगह पे क्या कर रहे थे बोले तो बेटियां लोहा को बतला रहे थे। ठीक है, 98 नंबर देखते हैं, कहता है कवि लोहे की पहचान किस रूप में करते हैं, कवि लोहे की पहचान किस रूप में करते हैं, कवि लोहे की पहचान कहता है कवि लोहे की पहचान कुदाली, टांगिया, बसूली, खुरपी, बैलगाड़ी के रूप में, है ना, पट्टा, बैलों की घंटी के अंदर गोली के रूप में लोहे का पहचान कराती है। लोहा जीवन का व्यापार संपन्न करने का एक प्रचुर मात्रा है। कभी लोहा कहता है कि याद रखना, प्रकृति का दिया हुआ सब लोहा मानव के दैनिक जीवन का मूलभूत इकाई है। अगर लोहा नहीं रहते हैं तो हम लोग बहुत सारे चीज से वंचित हो जाएंगे। लोहा की वजह से हम अच्छे घर का निर्माण करते हैं, लोहा की वजह से अच्छे खिड़की देते हैं, लोहा की वजह से सब चीज बनाते हैं, इसलिए लोहा वो है। और इसमें कहा गया है हर वो व्यक्ति मेहनत करने वाले जो समाज के सारे दुख को बोली को सहन करके मेहनत करता है, परेशानी उठाता है,
हर वो व्यक्ति लोहा का समान है। एक लोहा तो वो होता है जो प्रकृति का दिया हुआ लोहा है, एक वो लोहा है जो अपने माता-पिता के दुःख को देखने के बाद, अपने सब चीज़ को देखने के बाद रात-दिन एक करके पढ़ाई करता है, वो भी लड़का एक लोहे का समान है। इसलिए आप भी एक लोहे के समान हैं। मेरे साथ इतनी देर तक लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आप भी एक महान व्यक्ति हैं, आप भी लोहे के समान हैं और आपको मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत। इतने देर रहने के लिए आपको मेरे दिल से धन्यवाद है कि मेरे साथ आप लोग दिए हैं। अब 2 क्वेश्चन और है, आगे हम बात करते हैं, है ना? प्रश्न प्रश्न है कि उत्सव कौन मना रहा है? कहता है कि उत्सव कौन उत्सव का मतलब होता है खुशी, है ना? खुशी किसी बच्ची का नाम होगा तो घबराना मत, खुशी, ठीक है ना? और क्यों मना रहा है? उत्सव कौन मना रहा है, क्यों मना रहा है? उत्सव देश की जनता मना रहा है और इसलिए मना रहा है क्योंकि उसको बतलाया गया है कि हम लोगों का क्या हुआ बोलो तो जीत हुआ। क्या क्यों बदला क्या बदलाया गया बोले तो हम लोगों का जीत हुआ। प्रश्न, सड़कों को सींचा भाई हो गया? यहीं तक क्वेश्चन था, ठीक। प्रश्न प्रश्न है कि सड़कों को हाँ, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा था? सींचा जा रहा, सींचने का मतलब होता है क्या होना बोला था? पानी डालना। क्वेश्चन शायद हम पहले कराए थे, इसलिए क्योंकि ताकि सड़क को इसलिए सींचा जा रहा था ताकि उस सब बनाने वाले लोगों को तो धूल ना पड़ जाए, इसलिए क्या कर रहा बोले तो सड़क को सींचा जा रहा था। ये 100 का 100 आप लोग मिल गया। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, बाहरी बच्चा है, जो बच्चा मेरा है दोस्तों तो पता होगा, ग्रुप में तो भेज देंगे, और किसी को पीडीएफ चाहिए, मेरे दोस्त मेरा एक नंबर है 92623635, है ना, 84। यहाँ बाहरी बच्चों के लिए जो मेरे लाइव क्लास में जुड़े हैं, जो अभी तक रहे हैं, उसको फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं। इसको इस पे आप लोग मैसेज कीजिए, आपको इसका पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। मेरे क्लास में इतनी देर रहने के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ में रहे और मेरे साथ रहे हैं। और आप लोगों को जितना तारीफ करे उतना कम है। आप वो योद्धा है, आप वो लोहा है जिस लोहा का हम लोग कहीं पर भी, है ना, अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी, है ना, सर पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिएगा। जी हाँ, बताइए आज का क्लास कैसा लगा मेरे प्यारे? तकरीबन 10 बजने वाला है ना? बताओ क्लास कैसा लगा? क्लास ठीक ठाक लगा ना भाई, है ना? बताओ। तो चलते हैं क्या? और कल याद रखना, अब हर दिन तुम्हारे हिंदी का आएगा, है ना? सर लगता है कि अरबाज सर मैं थोड़ा चलता कितना ठीक है। बताओ कैसा क्लास लगा? इंशाल्लाह 3-400 लेके आते हैं। बहुत अच्छा सर जी, थैंक यू, है ना? है ना? फरहान बाबू मस्त, थैंक यू भाई। आप सर लगता है कि अरबाज सर में, है ना? राज खान क्या कह रहे हो जी? शायरी बहुत अच्छा लगा। शायरी सुनना चाहते हैं क्या? शायरी सुनेगा? एक सॉन्ग यार, शायरी कितना सॉन्ग सुनाएगा? सुनो, ये उसके लिए शायरी है जो आजकल लड़का सब क्या करता है बोलो, लगता है कि आपका क्लास में, थैंक यू, है ना? चलो, अब लोग क्लास अच्छा ही लगा होगा। देखो एक शायरी है, बहुत ही बेहतरीन, ध्यान सुनो। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मजाक को मोहब्बत होने में देर नहीं लगता है, सुनो ऐसा मजाक दोबारा फिर कभी मत करना। ये शायरी था, ठीक है, शायरी बोल दिए। अब टाइम भी बहुत ज्यादा, 10 मिनट। सर आपका क्लास बहुत अच्छा था, थैंक यू। और मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।